अध्याय 161। अगले वर्ष फरवरी में वसंत अभी भी पहले की तरह ठंडा था। उस दिन लहरों की मधुर ध्वनि में पीले सागर के किनारे मछली पालन करके बसा एक छोटा सा गांव, दर्जनों लोगों का एक समूह घबराकर इधर भाग आया। कई वर्षों के निरंतर युद्ध के बाद वीरान हो चुके मछली पकड़ने वाले गांव में युवा पुरुषों को देखना दुर्लभ था। बचे हुए दर्जनों घरों में केवल बुजुर्ग और बच्चे थे। उनके चेहरे जले हुए काले थे, उनके कपड़े फटे हुए थे। अचानक घोड़े पर सवार लोगों का एक समूह गांव में भाग गया। हालांकि सभी के चेहरे पर मालिक को खो चुके कुत्ते की तरह घबराहट थी। उनकी टोपियां गंदी थीं, कुछ के बाल अस्त व्यस्त थे और कुछ के जूते गायब थे। लेकिन उनके कपड़े देखने के तरीके को देखकर कोई भी बता सकता था कि वे कुलीन लोग थे। उनमें एक महिला भी थी जिसने शानदार सुनहरा मुखौटा पहना हुआ था। जितना अधिक ग्रामीण देखते, उतने ही अपरिचित होते। ग्रामीण भी बेहद घबरा गए। वे चीखते हुए सभी दिशाओं में भाग गए। उनके पीछे पीछा करने वाले भी करीब आते जा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वे घोड़ों के खुरों की जमीन पर टकराने की आवाज और मारने की आवाज सुन सकते हैं। एक आदमी जो एक अधिकारी की तरह लग रहा था, अपने घोड़े से गिर गया। अधिकारी एक सड़क के किनारे लुढ़क गया। उसने अपना पैर तोड़ दिया, घबरा गया और मदद के लिए पुकारा, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। पलक झपकते ही हवा की तरह 10 से अधिक लोग उसके पास से उड़ गए। मदद के लिए भयभीत चीखे पीछे छोड़ गए। एक लियांग गुआन। लियांग राजवंश की एक टोपी। दक्षिणी राजवंशों में एक राजवंश, चीन, ईस्वी सन 502-557। एक रस्सी पहने हुए एक आदमी आगे चला। एक बूढ़े मछुआरे की तरह लग रहा था जो अभी समुद्र से लौटा था। उसने सामने घोड़े पर सवार लोगों के समूह को देखा और भागने के लिए पीछे मुड़ा, लेकिन अप्रत्याशित रूप से वह तुरंत पकड़ा गया। सैनिकों ने उन्हें चाकुओं से मजबूर किया। बूढ़े मछुआरे को उन्हें उस स्थान पर ले जाना पड़ा जहां नाव बंधी थी। लहरों की तेज आवाज, समुद्र की तेज गंध के साथ घोड़े के खुर कीचड़ में धंस गए और उन्हें उठाना मुश्किल हो गया। लियू यान के समूह के पास अपने घोड़ों से उतरने और धीरे धीरे कदम से कदम बढ़ाने के लिए कोई विकल्प नहीं था, जो कि मछली पकड़ने की नाव की ओर ले जाता है। आखिरकार वे हर कोई नंगे पांव था। पानी पुराने मछुआरे को भी नाव पर लाने के लिए मजबूर किया गया था। और अनुभवी उपस्थिति। नाव पर कुछ लोग रो रहे थे, कुछ के चेहरे पर कीचड़ लगा हुआ था, कुछ उन्हें विदा करने के लिए झुक रहे थे। सब कुछ अस्त व्यस्त था। ठीक इसी समय डोंगचेंग ने अचानक अपने सामने खड़े दाओ वू को धक्का दिया। मछली पकड़ने वाली नाव का पीछा करने के लिए समुद्र में कूद गया। नाव की छत को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। उसका चेहरा आंसुओं से भरा हुआ था। महाराज, कृपया मुझे यहाँ मत छोड़ो। मुझे नाव पर चढ़ने दो। इससे पहले मैंने आपकी रक्षा की और आपको सम्राट बनने में मदद की। जाओ। इसलिए उसने अपनी पीठ पर बंधे हुए चाकू को बाहर निकाला और डोंगचेंग के हाथ पर सीधे फिसल गया। उनमें से 2 मछली पकड़ने की नाव से दूर। महाराज, मुझे बचाइए। इससे पहले कि वह बोल सकता था, एक लहर ने अपने पूरे शरीर को कवर किया। एक आंख की झपकी में दोनों के सिर समुद्र में गायब हो गए। अगले दिन लियू यान के समूह के पास कोई आपूर्ति नहीं थी। पुराने मछुआरे के स्टीयरिंग के तहत वे आखिरकार एक छोटे से द्वीप पर चढ़ गए थे। बस किनारे पर पहुंच गया जब वह एक चट्टान पर लेट गया और लगातार उल्टी हो गई। तितली के आकार का मुखौटा गलती से पानी में गिर गया, एक लहर से बह गया। चीखते हुए उसने उफनती लहरों को अनदेखा किया और जल्दी से मुखौटे का पीछा करके उसे वापस ले लिया। उसका पूरा शरीर भीग चुका था। उसका चेहरा मुर्दे की तरह पीला पड़ गया था। सु नगा हुआंग ने थोड़ा विकृत मुखौटे को देखा और तुरंत उसे अपने चेहरे पर लगा लिया। केवल उसके हाथ अभी भी हिल रहे थे।
और मुखौटा कई प्रयासों के बाद गिर गया। लियू यान को पानी के कुरूप और बताया कि द्वीप पर दर्जनों घर थे। उनमें से सभी मछुआरों को मछली पकड़ने के गांवों से समुद्र के द्वारा मछली पकड़ने के लिए, जो युद्ध से बचने के लिए बसने के लिए द्वीप में आ गए थे। और सैनिकों ने लियू यान को एक रात के लिए आराम करने के लिए तैयार किया था, जो कि एक रात को आराम करने के लिए तैयार नहीं था और एक बड़ी नाव के लिए तैयार था। कहा, आपकी महिमा, समुद्र बहुत विशाल है। भले ही वेई नेगी की आंखें और कान दो आकाश के रूप में दूर थे, जब तक हम इस समुद्र को छोड़ते हैं तब तक वह अभी भी वहां रहेगा। कर सकता है हम दक्षिण की ओर जा सकते हैं, आराम कर सकते हैं और स्वस्थ हो सकते हैं। आप जैसे हान राजवंश के वैध सम्राट की हैसियत के साथ दुनिया में वफादार मंत्री न होने की चिंता क्यों करें? अगले दिन विद्रोही लुओयांग लौटो, वेई यी को 100 टुकड़ों में काट दो, उसका बदला लो। 2. वेई विद्रोही समुद्री हवा बहुत तेज थी। उसकी आवाज हवा से उड़ गई थी और इतनी कांप रही थी कि उसे साफ साफ सुनना मुश्किल था, लेकिन उसका लहजा बेहद साफ था, जिससे लियांग जी को भी उसकी आवाज में उम्मीद की किरण दिखी। उदास आत्मा अचानक फिर उबल पड़ी। उसने लियू यान की ओर देखा। लियू यान को लियांग हो ने सहारा दिया। धीरे धीरे एक चट्टान पर खड़ा होकर द्वीप के बीच में सबसे ऊंचे स्थान पर स्थित आवासीय क्षेत्र की ओर देखते हुए धीरे धीरे कदम से कदम मिलाकर चल रहा था। समतल जमीन पर गांव के लोग, फटे पुराने कपड़ों में 10 से ज्यादा मछुआरे जमीन पर घुटनों के बल बैठे थे। पुरुष और महिलाएं, बूढ़े और जवान, वे सभी लियू यान और सु नगा हुआंग के समूह को डर और उलझन के साथ चलते हुए देख रहे थे। लियू यान रेंगकर सबसे बड़ी फूस की झोपड़ी में घुस गई, बिस्तर पर बिछी फटी हुई चटाई पर लेट गई, अपनी आंखें बंद कर ली और हिली नहीं। आसमान धीरे धीरे काला हो गया। फूस की झोपड़ी के बाहर समुद्री हवा जोर से चिल्ला रही थी। हर आवाज अजीब थी, आवाज ऐसी थी जैसे द्वीप के आसमान पर कोई राक्षस मंडरा रहा हो। लियू यान को आखिरकार थकान महसूस हुई। वह सो गया और उसके पैरों के पास लियांग हो था, जो जमीन पर सो रहा था। अचानक लियू यान, जो सो रहा था, ने अपनी आंखें खोली और उठकर बैठ गया। लियांग हो, जो उसके द्वारा जगाया गया था, पलटा और रेंगते हुए उसके पास पहुंचा। महाराज, क्या हुआ? लियू यान ने अपनी आंखें चौड़ी कीं। चांदनी के नीचे लियांग हो के चेहरे को घूरते हुए उसकी अभिव्यक्ति भ्रमित थी। लियांग हो ने फिर से पुकारा, यह देखकर कि उसने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उसे अजीब तरह से घूरता रहा। वह डर गई और धीरे धीरे पीछे हट गई। लियू यान ने अचानक उसे नीचे गिरा दिया। तुम मेरे लियू यान की पत्नी हो। कहो, तुम मेरे साथ एक ही बिस्तर पर रहना चाहती हो, एक ही कब्र में मरना चाहती हो, पहले लियांग फी के रूप में, फिर महारानी के रूप में। हालांकि उसे शायद ही कभी हर दिन लियू यान के करीब रहने का अवसर मिला हो। अब इस तरह जमीन पर गिरते हुए उसने महसूस किया कि वह उसे कसकर गले लगा रहा है। उसकी आवाज कांप रही थी और अस्पष्ट थी। उसके बर्फीले ठंडे होंठ हल्के से उसके गाल को छू रहे थे। उसका दिल अचानक तेजी से धड़कने लगा। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसकी आवाज कांपते हुए उसने कहा, महाराज, मैं आपकी पत्नी हूँ। मैं निश्चित रूप से महामहिम के साथ एक ही कंबल के नीचे रहूंगी, एक ही कब्र में मरूंगी। लियू यान ने पागलों की तरह उस व्यक्ति को चुमा। मुझे पता है कि तुम मजबूर थे। उसे वेई नागी से शादी करने के लिए मजबूर किया गया था। वे सभी मौत के लायक हैं। उनका अपराध 1000 मौतों का हकदार है। जब तक तुम अपना मन बदलोगी, मैं अतीत को माफ कर दूंगी और तुम्हें रानी बना दूंगी। लियू यान की आवाज और भी ज्यादा उत्तेजित हो गई। उपपत्नी लियांग ने आश्चर्य से अपनी आंखें खोली। महाराज, आप क्या कह रहे हैं?
लियू यान अचानक सख्त हो गया। उसने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। चांदी की चांदनी तंबू में पूरी जगह भर गई। ठीक नीचे वाले व्यक्ति को देख रहा था। दूसरी बार उपपत्नी लियांग को डर लगा। वह सहम गई और धीरे से बोली, महाराज, अभी अभी आपने कहा कि मुझे मेरे परिवार ने वेई यी से शादी करने के लिए मजबूर किया, और आपने यह भी कहा कि वे मरने के लायक थे। मेरे पिता हमेशा आपके प्रति पूरी तरह से वफादार रहे हैं। कृपया महामहिम निष्पक्ष रहें। लियू यान की आंखें चमक उठीं। उसके चेहरे की मांसपेशियां फड़कने लगी। उसकी सांसें तेज हो गईं। अचानक उसने दूसरे व्यक्ति का गला घोंटने के लिए हाथ बढ़ाया। लियांग फेई सांस नहीं ले पा रही थी। उसकी छोटी गर्दन को उसने पूरी ताकत से दबाया जब तक कि वह विकृत न हो जाए। उसके पैर इधर उधर लात मार रहे थे, संघर्ष कर रहे थे, लेकिन व्यर्थ। उसके तुरंत बाद उसकी आंखें सफेद हो गईं। उसका पूरा शरीर धीरे धीरे बेहोश हो गया। लियू यान ने आखिरकार उसकी छोटी गर्दन को छोड़ दिया। वह जमीन से रेंगता हुआ ऊपर आया। लियांग फेई की सफेद आंखों को घूरता रहा। अपनी पलकें बंद करने के लिए आगे बढ़ा और बुदबुदाया, यार यार, तुम निश्चिंत हो जाओ और पहले जाओ। मैं भविष्य में तुम्हारे पीछे आऊंगा। उसके हाव भाव रोने और हंसने जैसे लग रहे थे, लेकिन साथ ही दर्द या राहत से भरे हुए भी लग रहे थे। वह बहुत देर तक हांफता रहा। अचानक तंबू के बाहर समुद्री हवा की आवाज के साथ साथ लड़ाई और रोने की आवाज भी आने लगी। लियू यान सुई चुभने की तरह उछला, दरवाजा लात मारने के लिए बाहर भागा। लियू पियान घबराहट में भागा और चिल्लाया, महाराज, अरे नहीं, वेई यी की बड़ी नाव यहाँ तक पीछा कर चुकी है। वह व्यक्ति किनारे पर चला गया है। लियू यान ने अपना सिर उठाकर समुद्र की ओर देखा, जहाँ वह सुबह उतरा था। इस समय आग एक दिशा में चमक रही थी, मानो पूरा समुद्र तट सुनहरा हो गया हो, और पलक झपकते ही आग ने चारों दिशाओं को घेर लिया। चांदनी के नीचे टिमटिमाते हुए अनगिनत आकृतियां इस क्षेत्र में आ गईं। हत्या की आवाज हर तरफ से गूंज रही थी, यहाँ तक कि तेज समुद्री हवा भी डूब रही थी। लियू यान को डर जाना चाहिए था, ठीक लियू पियान और 10 बचे हुए गार्डों की तरह। हालांकि इस समय उसका मूड केवल धुंधला था, बर्फ की तरह ठंडी, पूरी निराशा की भावना। वास्तव में पिछले साल यू यांग पर हूणों के असफल हमले के बाद से वह अपने दिल में पहले से ही समझ गया था कि जल्द ही या बाद में एक दिन ऐसा आएगा जब उसे ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ेगा। यह सिर्फ इतना था कि उसने उस दिन के इतनी जल्दी आने की उम्मीद नहीं की थी। जल्दी करो और द्वीपवासियों को यहाँ ले आओ। पीछे से सु नगा हुआंग की करुण आवाज गूंजी। लियू पियान स्तब्ध रह गया और फिर तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की, तुरंत आदेश दिया। रात में द्वीपवासियों को परेशानी पैदा करने से रोकने के लिए अंधेरा होने से पहले उन लोगों को रस्सियों से बांध दिया गया था। अब उन्हें यहाँ लाया गया, जमीन पर घुटने टेके, हवा में रोना भर गया। आज रात चांद इतना चमकीला था, बर्फीली रात की तरह द्वीप को रोशन कर रहा था। लियू यान ने अपने जैसी ही उम्र के एक आदमी को देखा। उसके पीछे कई सैनिक थे। चांदी जैसी सफेद चांदनी लाल मशाल की रोशनी में घुली हुई थी, जो तेजी से उसकी ओर बढ़ रही थी। इस जीवन में वह जिस दुश्मन से सबसे ज्यादा नफरत करता था, वह वेई शाओ था। उसने न केवल उसकी मंगेतर को चुराया, बल्कि उसकी दुनिया भी चुरा ली। इससे भी मजेदार बात यह थी कि उसके पास इस दुश्मन को हराने का मौका नहीं था। केवल इस क्षण में लियू यान को आखिरकार पता चला कि वह आदमी जो चांदनी और टिमटिमाती आग के नीचे विजेता की मुद्रा में यहाँ आया था, वह एक अभिशाप था जिससे लियू यान इस जीवन में बच नहीं सकता था। उसने कवच में उस आदमी को घूर कर देखा जो करीब चल रहा था। उसका पूरा शरीर ठंडा और अचानक गर्म हो गया था, जिससे उसका शरीर थोड़ा कांप रहा था। किल किल,
सभी दिशाओं से लहरों की बड़बड़ाहट के बीच ऊंची ऊंची रात की हवा, हत्या का रोना द्वीप के केंद्र में सही से बाहर निकलता है। और लोगों को सुनने और असहज महसूस करने के लिए अंत में एक ही समय में वेई शाओ ने एक बड़ी सेना का नेतृत्व किया, यूज़ोऊ को शांत कर दिया और उसके बाद आत्मसमर्पण करने के बाद, जो कि हिरन का विरोध कर रहा था, यू और लियू यान कोट बने रहे। बैल टोकरी में लियू यान को नष्ट करो, दाई लियांग को नष्ट करो, अब से दुनिया एकीकृत हो जाएगी। नाम सोन की सवारी करो, खंडहरों से एक नया साम्राज्य बनाया जाएगा। खून और हड्डियों के साथ युद्ध में जाने के लिए दर्दनाक रूप से अपनी आस्तीन खींचने की कोई जरूरत नहीं है। लोगों को और अधिक आशा से भरते हुए खून उबलता हुआ, वेईनी यहाँ सुनो। द्वीपवासी सभी निर्दोष लोग हैं। महामहिम चीजों को मुश्किल नहीं बनाना चाहते हैं। आप इतने आक्रामक और धमकी भरे क्यों हैं? यदि आपके सैनिक और करीब आए तो मैं सभी द्वीपवासियों को मार डालूंगा और आपसे मरते दम तक लड़ूंगा। लियू पियान ने अपनी पूरी ताकत लगाकर 1 दर्जन मीटर दूर से वेई शाओ को जोर से पुकारा। उसकी आवाज द्वीपवासियों की चीखों और विनतियों और गरजती हवा के साथ मिल गई। वेई शाओ रुक गया। उसने सैनिकों को रुकने का आदेश दिया। इसके तुरंत बाद चारों तरफ से मार काट की तेज आवाजें अचानक बंद हो गईं। तुरंत रास्ता बनाओ और महामहिम को नाव पर ले जाओ। लियू पियान उत्तेजित था, अपने हाथ में लंबी तलवार लहराते हुए जोर से चिल्लाता रहा। लेई यान ने झांग ताई से तीरंदाजी के उपकरण का एक सेट लिया, धनुष की डोरी को कसकर खींचा, ध्यान से निशाना लगाने के बाद तीर निकल गया और तेजी से उड़ गया। तीर आकाश और हवा को चीरता हुआ, सीटी की आवाज पैदा करता हुआ, दूरी पर मौजूद आकृति को भेदता हुआ निकल गया। लियू पियान के सीने में तीर लगा, वह चिल्लाया और जमीन पर गिर गया। सैनिकों, लियू यान आदेशों को सुनो। हमारे स्वामी भी समझते हैं कि आप केवल आदेशों का पालन करने वाले लोग हैं, अपने आप कुछ भी करने में असमर्थ हैं। यदि आप अभी आत्मसमर्पण करते हैं तो आप निर्दोष होंगे। यदि आप अभी भी विरोध करने की कोशिश करते हैं तो उन्हें पूरी तरह से नष्ट कर दें। लेई यान की आवाज हवा में गूंज उठी, क्रोधित नहीं बल्कि राजसी। समर्पण, समर्पण। चारों तरफ से सैनिक एक सुर में गूंज रहे थे। उनकी चीखें लोगों के कानों को झकझोर रही थी। चारों तरफ से घिरे हुए उनके कमांडर उनके सामने ही मर रहे थे। बचे हुए दर्जन भर गार्ड जो अब तक डटे हुए थे, उनकी इच्छा भी धुआं बन गई। आत्मसमर्पण के हर नारे के तहत वे धीरे धीरे पीछे हट रहे थे। उनमें से एक अचानक मुड़ा, वेई शाओ के सामने घुटने टेक दिए, अपने हाथ में हथियार उठाया। बाकी ने भी उनका अनुसरण किया। वेई शाओ के सैनिक चारों तरफ से जोर से जयकारे लगा रहे थे, मैदान में और आगे बढ़ रहे थे। सु नगा हुआंग का चेहरा मुड़ गया था, उसकी आंखें पागल हो गई थी। उसने अचानक मछुआरे की बाहों से एक रोते हुए बच्चे को छीन लिया, उसे ऊपर उठाया और चिल्लाया, वेई शाओ सुनो, अगर तुम मुझे जाने नहीं दोगे तो मैं इस नवजात शिशु को मार दूंगी। क्या तुम्हें डर नहीं है कि यह अन्यायपूर्ण मृत आत्मा तुम्हारे बच्चे से बदला लेने आएगी? लेई यान क्रोधित था। उसने पीछे मुड़कर वेई शाओ से कहा, यह दुष्ट महिला बहुत जहरीली है, मुझे पहले उसे गोली मार देनी चाहिए। वेई शाओ ने पागलों की तरह सु नगा हुआंग को देखा और अपना सिर थोड़ा हिलाया। इस समय लियू यान, जो बगल में अकड़कर खड़ा था, अचानक वापस जीवित हो गया। उसने ठंडे स्वर में कहा, वेई शाओ, पहले तो तुमने मेरी पत्नी चुराई और अब तुमने मेरी दुनिया भी चुरा ली है। तुम और मैं एक ही आसमान के नीचे खड़े नहीं हो सकते। आज मुझे भी पता है कि मैं तुमसे मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन अगर मैं इस तरह तुमसे हार गया तो न केवल मैं तैयार नहीं रहूंगा, बल्कि मैं समर्पण भी नहीं करूंगा।
आप दुनिया पर प्रभुत्व कायम करने के लिए केवल अपने पूर्वजों की विरासत पर निर्भर रहते हैं। मेरे पास क्या है? हालांकि मैं शाही परिवार से आता हूँ, लेकिन मैंने पहले कभी किसी पर भरोसा नहीं किया। सब कुछ मेरे अपने प्रयासों से बना है। मुझे अन्यायपूर्ण आकाश से नफरत है। यदि हम भी आपकी तरह होते, जिनका करियर बहुत बड़ा होता, तो हम इस हद तक असफल कैसे हो सकते थे? मैं इस द्वीप पर रहने वाले निवासियों के लिए भी चीजें मुश्किल नहीं बनाना चाहता। मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ, लेकिन क्या तुम मुझसे अकेले लड़ने का साहस कर सकते हो? अगर मैं तुम्हें नहीं हरा सकता, तो मैं मर जाने पर भी शिकायत नहीं करूंगा। गा हुआंग चौंक गई। उसने अपना सिर घुमाया और गुस्से से डांटा, लियू डिएम, तुम बेकार चीज हो। क्या तुम पागल हो? अगर तुम मरना चाहते हो तो मुझे इसमें शामिल मत करो। ऐसा लग रहा था कि लियू यान ने सुना नहीं। वह चिल्लाता रहा, वेई शाओ, क्या तुम मेरा प्रस्ताव स्वीकार करने की हिम्मत रखते हो? वेई शाओ ने चांदनी के नीचे लियू यान की आकृति को कुछ देर तक देखा, फिर अचानक जोर से हंस पड़े। ऐसी कौन सी बात है जिसे स्वीकार करने की हिम्मत न हो? उसके बगल में लेई यान और नौसेना के एडमिरल चौके बिना नहीं रह सके। उन्होंने जल्दी से सलाह दी, लियू यान एक मरा हुआ आदमी है। एक मुर्गे को मारना और फिर एक भैंस का वध करने के लिए कसाई के चाकू का उपयोग करना, स्वामी का शरीर 1000 सोने के सिक्कों के बराबर है। उसे लड़ना नहीं चाहिए। वेई शाओ ने अपनी आस्तीन लहराई और जोर से जवाब दिया, सभी सैनिक मेरे आदेश सुनते हैं। लियू यान और मैं मौत तक लड़ेंगे। जीवन और मृत्यु भाग्य पर निर्भर है। अगर मैं उससे हार गया, तो मैं खुद ही चला जाऊंगा। आपको उसे रोकने का अधिकार नहीं है। अपनी बात समाप्त करने के बाद उसने अपनी लंबी तलवार थामी और तेजी से आगे खाली जमीन की ओर चल पड़ा। लियू यान ने भी अपनी तलवार थामी। पीछे से सु नगा हुआंग की गालियों और चीखों के बीच वह उस जगह की ओर चल पड़ा। चांदनी पानी की तरह लहरों की ध्वनि किनारे पर टकरा रही है। थान फोंग अपने म्यान से बाहर आ गया, एक ठंडी तलवार की रोशनी को चित्रित किया। ऊपर वह केवल असहाय रूप से देख सकता था कि वह टाइयू को छीन लेता है और एक गर्वित हंसी के साथ छोड़ दिया। उसके साथ उसे कोई पछतावा नहीं होगा। लियू यान की पागल कल्पना को वेई शाओ की तलवार ने काट दिया। धातु के टूटने की गगनभेदी आवाज के साथ लियू यान के हाथ में मौजूद लंबी तलवार कट गई। तलवार के शरीर के 3 टुकड़े हो गए, जो हर जगह उड़ रहे थे, जिनमें से एक ने अप्रत्याशित रूप से लियू यान के बाएं घुटने को छेद दिया। लियू यान ने अपनी आंखें बंद की और फिर उन्हें फिर से खोला। वेई शाओ के हाथ में पकड़ी लंबी तलवार को देखा, जो उसके सामने खड़ी थी। चांद की रोशनी में उसकी आंखों में गहरी तीक्ष्णता दिखाई दे रही थी, जिससे लियू यान को लगा कि वू चांग उसकी जान लेने आ रहा है। उसके दांत हल्के से कांपने लगे। दृढ़ संकल्प, उदासी, क्रोध और यहाँ तक कि जब उसने पहले वेई शाओ से लड़ाई की थी, तब जो साहस था, वह सब जल्दी ही उड़ गया। वह डर नहीं दिखाना चाहता था, लेकिन इस पल में उसे अचानक पछतावा हुआ। सु नगा हुआंग सही था। द्वीपवासियों के जीवन को खतरे के रूप में इस्तेमाल करते हुए शायद वह भाग सकता था, और जब वह बाद में वापस आएगा तो उसके पास एक मौका होगा। ऐसा विचार अचानक उसके दिमाग में कौंध गया। हालांकि वह विचार इससे पहले कि यह सब आकार ले पाता, उसे अपने सीने में तेज दर्द महसूस हुआ। वेई शाओ के हाथ में मौजूद लंबी तलवार उसके दिल में घुस गई। वह साफ तौर पर महसूस कर सकता था कि तेज धार वाली तलवार मौत की सांस छोड़ रही है, उसके कपड़े फाड़ रही है और उसके मांस में छेद कर रही है। मैन मेरे लियू यान की मंगेतर है। दुनिया भी लियू परिवार की दुनिया है। वह सीधा खड़ा था, उसका चेहरा पीला पड़ गया था, उसके दांत भींचे हुए थे
और हर शब्द काँप रहा था। वेई शाओ ने उसके चेहरे को ठंडेपन से देखा, दर्द से तड़प रहा था। ब्लेड उसकी पसलियों के बीच सटीक रूप से घुस गया। धीरे धीरे उसके धड़कते दिल में इंच इंच घुस गया। जैसे ही तलवार की नोक उस जगह को छूने वाली थी, उसने अचानक तलवार रोक दी। लियू यान। वेई शाओ की ठंडी आवाज लियू यान के कानों में गूंजी। मैं यह कहने की हिम्मत नहीं करता कि मुझमें, वेई शाओ में, कोई प्रतिभा है, लेकिन मैं तुमसे ज्यादा मैन के योग्य हूँ और इस दुनिया का सम्राट बनने के लिए तुमसे ज्यादा योग्य हूँ। लेकिन एक काम मैं कभी नहीं करूँगा, वह है अपने फायदे के लिए आसमान को सीमा मानना, हूणों के साथ सांठगांठ करना और हान लोगों की जमीन विदेशियों को दे देना। भले ही आप हान राजवंश के सम्राट होने का दावा करते हैं, लेकिन मेरी नज़र में आप किसी भी मूल्य के नहीं हैं। मैं समुद्र पार करके तुम्हारा पीछा करने के लिए यहाँ आया हूँ, क्योंकि अगर मैं तुम्हें अपने हाथों से नहीं मारूंगा, तो मैं इसे सहन नहीं कर पाऊंगा। बोलने से पहले उसने अपनी पूरी ताकत से तलवार को अपनी छाती में घुसा दिया, सीधे पीठ के आर पार। लियू यान का हाथ उस जगह पर कसकर दबा हुआ था जहां से लगातार खून बह रहा था। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं, उसके होंठ हिलने लगे, उसका शरीर हिंसक रूप से कांपने लगा। वेई शाओ ने अपनी तलवार निकाली, तलवार की नोक से गर्म खून बहने लगा। लियू यान ने जोर से चीख मारी और मुंह के बल गिर पड़ा। वेई शाओ ने अपना सिर थोड़ा नीचे किया। उसकी अभिव्यक्ति अपरिवर्तित थी क्योंकि वह जमीन पर अपने कांपते हुए शरीर को देख रहा था। जब तक कि वह शरीर धीरे धीरे स्थिर नहीं हो गया, उसने अपनी आंखें बंद कर ली जैसे कि गहरी सांस ले रहा हो। जब उसने अपनी आंखें खोलीं, तो उसकी दृष्टि सु नगा हुआंग पर पड़ी जो जमीन पर सिकुड़ी हुई बैठी थी। उसके बाल अस्त व्यस्त थे, उसकी स्कर्ट गंदे कीचड़ से सनी हुई थी। उसके हाथ में अभी भी एक बच्चा था जो अभी भी रो रहा था। वेई शाओ की ठंडी और चौकस निगाहों के नीचे वह डर गई और अनजाने में पीछे हट गई। कुछ कदम पीछे हटने के बाद उसने खड़े होने के लिए संघर्ष किया, मुड़ी और भाग गई, लेकिन फिर उसके पीछे सैनिकों ने उसे रोक दिया। वह चुपचाप सिसकने लगी, घुटनों के बल बैठी और वेई शाओ की ओर रेंगने लगी। उसके कीचड़ से सने हाथ कांप रहे थे जब उसने उसका टखना पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। एरलेंग, मुझे अपनी गलती पता है। बात बस इतनी है कि मैं पहले भ्रमित था और मैंने ऐसे काम किए जो सुअरों और कुत्तों से भी बदतर थे। लेकिन मैंने जो भी किया, वह सब आपके प्रति मेरी प्रशंसा से हुआ। एरलांग, आपने मुझे पहले कभी इतनी कठोर सजा नहीं दी। कृपया हमारी पिछली भावनाओं को याद रखें और मुझे माफ कर दें। उसने अपना सिर उठाकर वेई शाओ को देखा, उसके आंसू विकृत सुनहरे मुखौटे से बह रहे थे। वेई शाओ धीरे धीरे नीचे झुका, उसकी उंगलियां दूसरे व्यक्ति के गाल को छू गईं। फिर अचानक मुखौटा उतार दिया, उसकी 5 उंगलियां कसकर बंद हो गईं। उसके हाथ में तितली के आकार का मुखौटा विकृत होकर ढेर में बदल गया। सु नगा हुआंग चिल्लाई, जल्दी से अपना चेहरा ढक लिया। वेई शाओ ने उसे उदासीनता से देखा, उसकी 5 उंगलियां फैली हुई थी, सुनहरा मुखौटा जमीन पर लुढ़का हुआ था। वह मुड़ा और चला गया। सुनो, साथी ग्रामीणों, सेंट्रल प्लेन्स शांत हो गया है, दुनिया एकीकृत है और भविष्य में कोई और युद्ध नहीं होगा। यदि सभी लोग घर लौटना चाहते हैं, तो वे प्रभु के युद्धपोत के पीछे पीछे किनारे तक जा सकते हैं। लेई यान ने सैनिकों को द्वीपवासियों को बांधने वाली रस्सियों को खोलने का आदेश दिया, ऐसा कहते हुए। पहले तो सभी ने इस पर विश्वास करने की हिम्मत नहीं की, लेकिन जल्द ही उन्होंने उत्साह से अपने सिर एक साथ रखे और एक दूसरे से फुसफुसाए। वेई शाओ की पीठ को देखते हुए फिर एक के बाद एक घुटनों के बल बैठकर धन्यवाद चिल्लाते हुए उन्होंने एक दूसरे का समर्थन किया और अपने औजार पैक करने के लिए घर भाग गए और द्वीप छोड़ने के लिए नाव पर सवार हो गए।
अपने गृहांगर लौट आए। जियाओ कियाओ आधी रात तक सोती रही, अचानक जाग गई। उसकी आत्मा बेचैन थी, जैसे कि कुछ हुआ हो। उसके दोनों हाथों ने फीफी को छुआ जो उसके बगल में गहरी नींद में सो रही थी। वह अपनी बेटी के नरम और गर्म शरीर के करीब चली गई, अपनी बेटी के सिर के बगल में अपना सिर टिका दिया। अपनी बेटी की परिचित गंध से भरी सांस में वह धीरे धीरे शांत हो गई। उसने दूसरी बार अपनी आंखें बंद की। शायद वेई शाओ बहुत जल्द वापस आ जाएगा। सोने से पहले उसके दिल में अचानक ऐसा एहसास हुआ। अध्याय 162। आधी रात को चांदनी चमक रही थी, हवा शांत थी और समुद्र में लहरें शांत थी। उसी रात युद्धपोत द्वीप से रवाना हुआ। अनुभवी नेतृत्व में दर्जनों नाविकों ने मिलकर जहाज को चलाया, जो लगातार मुख्य भूमि पर लौट रहा था। द्वीप के निवासियों को जहाज पर ठीक से व्यवस्थित किया गया था। वे दूर से ही डरे हुए उस युवक की वीरता को देखते रहे। महिलाओं ने बच्चों को मनाने की कोशिश की, कोई शोर न मचाने की कोशिश की। हर दुखी चेहरा काला और थका हुआ था, लेकिन हर व्यक्ति की अभिव्यक्ति आशा से भरी थी जो लंबे समय से कभी नहीं देखी गई थी। कल से अब तक पलक झपकते ही एक छोटा सा दिन और रात बीत गया था। उनके भाग्य में इस जीवन में अभूतपूर्व आराम का अनुभव होने वाला था। यह आदमी उन्हें वापस घर ले आएगा। यह दुनिया का नया राजा भी था। ये लोग कई सालों से द्वीप पर अकेले रह रहे थे। उन्होंने पहले कभी दानव बंदर वेई शाओ का नाम नहीं सुना था, लेकिन उनके पास एक स्पष्ट अंतर्ज्ञान था। उन्हें विश्वास था कि यह युवा राजा उनके जैसे भूसे और घास की खातिर अपनी घेराबंदी को रोकने के लिए तैयार होगा। वह निश्चित रूप से उन्हें एक शांतिपूर्ण जीवन प्रदान करेगा जिसकी वे लालसा करते थे। ऐसी चीजों के साथ वे खुश और उत्साहित कैसे नहीं हो सकते थे? सब कुछ तय होने के बाद वेई शाओ ने लेई यान के समूह को तितर बितर होने को कहा और केबिन में वापस आ गया। जहाज के किनारे खिड़की के सामने खड़े होकर वेई शाओ ने आसमान की ओर देखा और काफी देर तक स्तब्ध रहा। उंगडो नष्ट हो चुका था। महारानी डोवगर शू में निर्वासन में भाग गई थी, लेकिन वे दुनिया को एकजुट करने के लिए सभी बाधाओं को दूर करने की वेई शाओ की गति का विरोध कैसे कर सकते थे? अंतिम गढ़ के माध्यम से वह टूट गया था। ओटेन इस सब के लिए इस्तेमाल किया, भारी बख्तरबंद सैनिकों के समूह के माध्यम से गुजरते हुए और धक्का दिया। वह खून की बदबू से भरे महल में पहुंचे, फिर भी जमीन पर खून का एक पूल था। पुरुष और उसने अपनी रानी को अपने हाथों से मार डाला, फिर आत्महत्या करने के लिए जहर पिया। पैलेस के कपड़े खाएं। उसकी बाईं छाती पर एक तेज तलवार का घाव था जो खून टपक रहा था। एक गहरे बैंगनी रंग में कंडेंसिंग बरकरार ब्रोकेड की प्रत्येक परत धीरे धीरे दाग दी गई थी और ताजा खून से भिगोया गया था। यह स्पष्ट था कि वह एक तलवार को पियर्सिंग कर रही थी और उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर दी। उसकी तितली जैसी पलकें नीचे गिर गईं जैसे कि वह सो रही थी। कठोर, फिर भी उसका चेहरा अभी भी उतना ही सुंदर था। उसकी छाती पर खूनी घाव के अलावा ऐसा लग रहा था कि किसी भी चीज ने दूसरे व्यक्ति की अद्वितीय सुंदरता को नुकसान नहीं पहुंचाया था। इसके विपरीत इसने उसकी सुंदरता को और भी अधिक उदासी और पीड़ा से भर दिया। दुनिया के सबसे कठोर लोगों को हिला देने के लिए पर्याप्त है। लेकिन उसकी नज़र सिर्फ उस चेहरे पर रुकी जो कुछ हद तक उसकी पत्नी दाई कियाओ जैसा था, फिर पीछे हट गई। उसका चेहरा अभी भी बर्फ की तरह ठंडा था, बिना किसी दया या करुणा के। उसके पीछे खड़ा बूढ़ा हिजड़ा अपने डर को दबाता हुआ इधर उधर देखने लगा, फिर मुड़कर महल से बाहर भाग गया। वह सिर्फ 30 साल का था और दुनिया पर राज कर चुका था। आज महान उपलब्धियों के मार्ग पर आखिरी बाधा को खत्म करने का दिन था।
इस समय उसके दुश्मन पूरी तरह से खत्म हो चुके थे। वह जिसे भी मारना चाहता, एक एक करके उसके हाथों मर जाता। दुनिया में अब कोई भी ऐसा नहीं था जो उसका मुकाबला कर सके। खूबसूरत देश की एक एक इंच जमीन उसके हाथ में थी। अभी तो उसे बहुत उत्साहित होना चाहिए था। अभी अभी सेनापतियों और सैनिकों द्वारा जीत की बधाई देने की आवाज उसके कानों में जोर जोर से गूंज रही थी, लेकिन किसी कारण से वह बिल्कुल भी खुश नहीं था। उसने शहर को तोड़ने और जीतने का एहसास पहले भी कई बार महसूस किया था, लेकिन अब वह यह एहसास बहुत पहले ही खो चुका था। महारानी डोवगर को खत्म करने के कई सालों बाद वह छिपकर रह रहा था। भाग जाना आखिरकार एक लक्ष्य मात्र है। वर्तमान लक्ष्य पूरा हो गया था। अचानक उसे कुछ उलझन महसूस हुई, यहाँ तक कि अकेलापन भी। अकेले शिखर पर पहुंचने का एहसास। आसपास का माहौल बेहद धुंधला था। वह शहर की गलियों में काले धुएं के गुबार के बीच से गुजरा, अपने सैनिकों के पास से गुजरा जो शहर को नष्ट करते हुए अपनी भावनाओं को बाहर निकालने के लिए हत्याएं कर रहे थे, आग लगा रहे थे और यहाँ तक कि व्यभिचार भी कर रहे थे। शहर में लोगों की दर्द भरी चीखें, कराहें और विलाप। उसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था, क्योंकि इस शहर के लोगों ने एक बार महारानी डोवगर को उसके खिलाफ लड़ने में मदद की थी, इसलिए यह उनकी सजा थी। यह अगले दिन तक नहीं था जब प्रधानमंत्री गोंगसुन यांग ने खबर सुनी और सलाह देने के लिए यहाँ पहुँचे, तब उन्होंने आखिरकार नरसंहार को रोकने का आदेश दिया। सिंहासन पर चढ़ने के बाद पहले दिन दाई येन ने अभी भी लड़ाई बंद नहीं की। लुओयांग लौटने के बाद उन्होंने अधिकारियों को नियुक्त किया, एक कर आधार को फिर से खोला और अपने और जियोंगनू लोगों के बीच युद्ध का समर्थन करने के लिए सैन्य प्रावधानों को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय खजाने में वृद्धि की। कई सालों बाद दाई येन ने आखिरकार जियोंगनू के लोंगचिंग पर कब्जा कर लिया, जिससे वहां रहने वाले जियोंगनू लोगों को दूर उत्तर की ओर भागने के लिए मजबूर होना पड़ा और वे लोंगचिंग से गायब हो गए। उसके हरम में एक के बाद एक सुंदरियां शामिल होती रहीं, लेकिन कभी कोई ऐसी नहीं थी जो उसके साथ रह सके। कुछ समय तक अनुग्रह के बाद उन्हें जल्दी ही नजरअंदाज कर दिया गया। उसने सुनु को महारानी भी बना दिया। पिछले कुछ सालों में उसने उसे लंबे समय तक नहीं बुलाया था, केवल उसे और हरम की महिलाओं को अपने प्यार के लिए लड़ते हुए ठंडे दिमाग से देखा था। उसे और भी अधिक तिरस्कार और ऊब महसूस हुई। पुरानी कहानी जो उसके दिल में बचपन से उकेरी गई थी, अब उसमें कुछ भी नहीं बचा था। अगर कुछ बचा था, कभी कभी जब आसमान अंधेरा और शांत होता, तो वह अकेले भीतरी महल की ऊंची मंजिल पर चढ़ जाता, अपनी दादी के गुजरने से पहले के सालों को याद करता, जैसे उसके दिल में एक चट्टान कसकर भरी हो। वह धीरे धीरे उसे धीरे धीरे जाने देता। एक क्षमता क्षमता और प्रतिभा वाला महान मंत्री। वह एक बात यह भी जानता था, अगर उसकी दादी अभी भी इस दुनिया में जीवित होती, तो वह निश्चित रूप से उसे वह व्यक्ति बनते देखने के लिए सहमत नहीं होती जो वह आज है। लेकिन वह अब खुद को नियंत्रित नहीं कर सकता था। उसकी दादी चली गई थी। उसकी माँ को केवल किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो उसका समर्थन करे। हरम की महिलाएं उसे रोक नहीं सकती थीं। इस दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं था जो उसके दिल में गहरी दफन नफरत को मिटा सके। उसे उत्साह और आनंद की तलाश में अपनी अथक विजय यात्रा जारी रखने की आवश्यकता थी। जियोंगनू विद्रोह को दबाने के दूसरे वर्ष के बाद उसने गोंगसुन यांग और दरबारी अधिकारियों की आपत्तियों को नजरअंदाज कर दिया और पश्चिमी क्षेत्रों पर विजय पाने के लिए युद्ध छेड़ना जारी रखा। कई वर्षों तक लगातार लड़ते रहने के बाद उसने आखिरकार अपनी इच्छा पूरी की। पश्चिमी क्षेत्रों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और इसे ग्रेट यान के नक्शे में जोड़ दिया। 10 साल से भी कम समय में उसने एक ऐसा शानदार करियर बनाया जो पहले किसी भी राजा ने नहीं बनाया था,
जिससे ग्रेट यान साम्राज्य ने अपनी शक्ति को सभी दिशाओं में दिखाया। हालांकि शाही मेज पर बर्फ की तरह ढेर हो चुके इसकी उपलब्धियों और गुणों की प्रशंसा करने वाले स्मारक उतने अच्छे नहीं थे जितने उसने पढ़े थे। इसी वर्ष पीली नदी ने अपना मार्ग बदल दिया और बाढ़ ने उत्तर पूर्व को दफन कर दिया, दक्षिण पश्चिम को नष्ट कर दिया, 4 नदियों के साथ विलीन हो गई और अंत में हुई नदी में बह गई। बाढ़ से अनगिनत खेत बह गए और अनगिनत लोग और जानवर मारे गए और घायल हो गए। ग्रेट यान की स्थापना के बाद से भारी करों और कोरवी श्रम की पीड़ा ने लोगों को वर्णन से परे प्रताड़ित किया। उन्होंने हर जगह विद्रोहों को दबा दिया था और अंत में देश को शांत कर दिया था। इस समय फिर से बुरी खबर आई। जिस व्यक्ति पर उन्होंने हमेशा बाढ़ को नियंत्रित करने और लोगों को शांत करने के लिए भरोसा किया था, प्रधानमंत्री गोंगसुनयांग, बीमार पड़ गए और उनकी मृत्यु हो गई। इससे पहले कि वे कुछ कर पाते उन्होंने उन्हें सलाह का एक पत्र भी दिया, जिसमें कहा गया था कि कई वर्षों के निरंतर सैन्य उपयोग के कारण राष्ट्रीय खजाना थक गया था, लोग अराजकता में थे और देश सभी पक्षों से परेशानी में थे। उन्होंने राजा को पानी को नियंत्रित करने की सलाह दी कि वे लोगों को पसंद कर रहे थे, जो हमेशा से ही गुजरते थे। अंतिम व्यक्ति ने अपनी ओर से छोड़ा। गोंगसुनयांग को कई बार उसे गुस्सा दिलाया गया था, लेकिन वह अभी भी उसे कई बार सलाह देने के लिए डरता था। आखिरकार गोंगसुनयांग की भी उसके दिल में मृत्यु हो गई। अचानक शर्माना शरणार्थियों के बीच एक दूसरा विद्रोह टूट गया और कुछ ही महीनों में आबादी कई 100,000 हो गई। वह वही था जिसने उसे उन 2 सालों में सबसे शक्तिशाली महारानी ल्यूक माओ को नष्ट करने से रोका था। वह क्रोधित था। उसके दिल में बैठा दुष्ट जानवर दूसरी बार अपनी बेड़ियों से छूट गया। उसने वे क्वेन के समूह के लोगों की आपत्तियों को नहीं सुना। व्यक्तिगत रूप से सेना का नेतृत्व करने का दृढ़ निश्चय किया। युद्ध में जाने से पहले उसने स्वर्ग की पूजा करने के लिए एक समारोह आयोजित किया। शपथ ली कि इस बार विद्रोहियों को दबाने के बाद दुनिया के लोगों को शांति लाने के लिए ल्यूक माओ को मार डालेगा। वह फिर से युद्ध नहीं करेगा। सम्राट क्रोधित था। खून नदी की तरह बह रहा था। उसने अपने दिल में बदला लेने का दृढ़ निश्चय किया। सेना को दक्षिण की ओर जाने का आदेश दिया। बालैंग के सभी विद्रोहियों को मार डाला। वेई शाओ लगातार जीतता रहा, जीत का गीत गाता रहा। कई महीनों के बाद शरणार्थियों के साथ अंतिम लड़ाई वोंग हुआंग नामक बंजर भूमि में हुई। यह बालैंग लोगों की एक पौराणिक भूमि थी, जहां मृत आत्माएं अपने पिछले जीवन से सभी संबंध तोड़ देती थी, अंतिम बार अपनी मातृभूमि की ओर देखती थी। वोंग हुआंग भूमि एक ऐसी जगह में बदल गई जहां तुला ने नरसंहार किया। हर जगह विद्रोही मारे गए। उसका कवच खून से सना हुआ था। उसकी आंखें लाल थीं। पसीना टपक रहा था। हर रोम संतुष्टि से चीख रहा था। अंत में उसने पागलों की तरह हत्या की। एस्कॉर्टिंग गार्ड से मुक्त हुआ। घोड़े पर अकेले आगे बढ़ा। उस पल एक तीर चुपचाप एक जहरीले सांप की तरह उड़ गया। यह नहीं जानता कि यह कहां से आया था। हवा को चीरता हुआ और उसकी ओर दौड़ा। जब उसकी रक्त लाल आंखों ने इसे देखा, तो तीर उसके गले में पहले से ही छुरा घोंपा जा चुका था। उसे प्रतिक्रिया करने का भी समय नहीं मिला। उसका गला ठंडा था। वह महसूस कर सकता था कि बर्फीले धातु से बना कठोर तीर उसके असुरक्षित मांस को भेद रहा है, सीधे अंदर जा रहा है। हवा अचानक बढ़ गई। बादल घिर आए। युद्ध का झंडा फहराया। उसके नीचे रक्त रक्त घोड़ा था जो कई वर्षों से दक्षिण और उत्तर की ओर उसका पीछा कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसने भी असामान्य सांस को महसूस किया था। वह अचानक बेचैनी से हिनहिनाया और उछल पड़ा, जिससे वह अपनी पीठ से जमीन पर गिर गया। उसने अपना चेहरा आसमान की ओर उठाया, जमीन पर अपनी पीठ के बल गिर गया। ऐसा लग रहा था कि वह अभी भी अनगिनत सैनिकों को अपनी ओर भागते हुए देख सकता था।
उसके कानों में आस-पास के पहरेदारों की घबराई हुई चीखें थी। सरी! महाराज! धीरे-धीरे उसके बगल में झूलती आकृतियां, शोरगुल वाली आवाजें भी भ्रामक होने लगी। उसकी रक्त-लाल आंखों में बची हुई आखिरी छवि, नीला आकाश और उसके सिर के ऊपर इत्मीनान से बहते सफेद बादल थे। आकाश एक रत्न की तरह नीला था, बादल बर्फ की तरह सफेद थे। इतना सुंदर! उसे पहले कभी इसका एहसास क्यों नहीं हुआ? संघर्ष करते हुए, विदेशी वस्तु को अवरुद्ध करने वाली श्वासनली के माध्यम से अपनी अंतिम सांस छोड़ने में कठिनाई के साथ, उसने खुद से सोचा, मेरे प्रभु! प्रभु! ऐसा लग रहा था जैसे कोई आवाज उसके कानों में गूंज रही हो। वेई शाओ चिल्लाया, उसकी गर्दन पकड़ ली और अचानक उछल पड़ा। उसने अपनी आंखें खोलीं और जो चीज उसकी नजर में आई, वह थी गोंगसुन यांग की हैरान करने वाली अभिव्यक्ति। वेई शाओ का पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था, मानो उसे अभी-अभी पानी से निकाला गया हो, और उसका दिल भी जोर से धड़क रहा था, मानो वह उसके गले से बाहर निकलने वाला हो। गोंगसुन यांग काफी चौंक गया, और उसने जल्दी से एक कदम पीछे हटकर उससे पूछा, क्या मैंने आपको चौंका दिया, प्रभु? भगवान मुझे माफ कर दो। युद्धपोत किनारे पर पहुंच चुका था। यह देखकर कि स्वामी अभी केबिन से बाहर नहीं आए हैं, मैंने हिम्मत करके स्वामी को नीचे बुलाने के लिए जहाज पर चढ़ने का फैसला किया। क्या हुआ महाराज? क्या मैंने अभी कोई बुरा सपना देखा? वेई शाओ ने धीरे से उस हाथ को छोड़ा जो उसके गले को कसकर पकड़े हुए था। उसकी आंखें उलझन में इधर-उधर देखने लगीं। पता चला कि वह कल रात से अभी भी कमरे में था। बाहर पहले से ही उजाला था, शायद अगले दिन दोपहर हो चुकी थी। जहाज की खिड़की के बाहर सूरज की रोशनी इतनी तेज थी कि वह अंधा कर रही थी। डेक पर दूर-दूर तक कमांड सिग्नल, तेज और नरम कदमों की आवाजें आ रही थी। नाम खा का सपना? सौभाग्यवश यह केवल एक सपना था। अचानक उसने कांग टॉन डोंग की ओर देखा, बिना हिले डुले उसे घूरता रहा। एक दिन पहले वेई थियो व्यक्तिगत रूप से लू डियम का पीछा करने के लिए युद्धपोत पर चढ़ गया था, जबकि कांग टॉन डोंग बंदरगाह पर इंतजार कर रहा था। अंततः युद्धपोत के लौटने की प्रतीक्षा करते हुए उसने लेई यान को यह कहते सुना कि ऐसा लग रहा था कि स्वामी अभी भी गहरी नींद में सो रहे हैं, शायद इसलिए कि वे बहुत थके हुए थे। कांग टॉन डोंग को लगा कि कुछ गड़बड़ है और वह चिंतित हो गया, इसलिए वह उसे ढूंढने के लिए नाव पर चढ़ गया। यह देखकर कि वह जाग गया था, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति बेहद अजीब थी। उसकी आंखें अचानक अजीब हो गईं क्योंकि वह उसे उसी तरह देखता रहा। भले ही वे कई सालों से दोस्त थे, फिर भी उसे इस पल अजीब लग रहा था। धीरे-धीरे जून हो की लगातार निगाहों से उसकी पीठ के बाल खड़े हो गए। उसने सहज रूप से अपना चेहरा छुआ और सूखी हंसी, मेरे स्वामी मुझे इस तरह क्यों देख रहे हैं? वेई शाओ बिस्तर से उछलकर लगभग उसकी ओर झपटा और उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। सर अभी मरे नहीं हैं। बहुत अच्छा। जून हो की पकड़ बहुत मजबूत थी। गोंगसुन यांग की हड्डियां मानो उसकी पकड़ से टूटने वाली थी। उसने दर्द को दबाने की कोशिश की और अपने दांत दिखाते हुए कहा, मेरे प्रभु का क्या मतलब है? तभी वेई शाओ को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने अपना हाथ छोड़ा, उसे थपथपाया और दूसरे व्यक्ति की ओर क्षमा प्रार्थी नजर से देखा। फिर वह पलटा और जहाज की खिड़की खोली। समुद्री हवा की नमकीन गंध उसके सामने आ गई। वेई शाओ ने अपनी आंखें बंद की, एक गहरी सांस ली और अपने माथे से पसीना पोंछा। उसने अपना सिर घुमाया और कहा, लियू यान मर चुकी है। मुझे नुजुन और उसकी माँ को लेने के लिए डोंगजुन जाना है। कांग टॉन डोंग ने अपने हृदय में आश्चर्य को दबाते हुए जल्दी से पूछा, महाराज,
कृपया एक क्षण के लिए रुकें। मुझे एक और बात कहनी है। अब विश्व एकीकृत हो गया है और आकार लेने लगा है। लोग राजा के बिना नहीं रह सकते। विभिन्न स्थानों से बुजुर्ग भी एक के बाद एक लोयांग आए हैं। मैं आपके स्वामी से प्रार्थना करता हूँ कि वे स्वर्ग के आदेश का पालन करें और लोगों को आशीर्वाद देने के लिए पहले दुनिया पर शासन करें। लुओयांग के लोगों ने भी खुशी से स्वागत किया। भगवान का राज्याभिषेक भी शुभ दिन पर होना चाहिए। वेई शाओ ने थोड़ा सिर हिलाया। मैं दादी को एक पत्र भेजूंगा, बाकी आप पर निर्भर है, सर। जब तक मैं नू क्वान और उसकी माँ को लुओयांग नहीं लाता, तब तक प्रतीक्षा करें। उसके बाद हम विवरण पर चर्चा करेंगे। अध्याय 163। उस सुबह वेई शाओ के डोंगजुन से चले जाने के बाद पलक झपकते ही कई महीने बीत गए थे। सर्दी चली गई थी और वसंत आ गया था, और स्वर्ग और पृथ्वी वसंत के तीसरे महीने में प्रवेश कर चुके थे। वसंत के आखिरी महीने में छत्र के पेड़ खिलने लगे, पानी के फन उगाए, पक्षी चहचहाने लगे और अपने पंख फड़फड़ाने लगे, और शहतूत के पेड़ों पर हुपू रुक गए। सब कुछ जीवन से भरा था। तीसरे महीने के तीसरे दिन वसंत की शुरुआत करने के लिए शांगसी उत्सव था, जो दूसरी बार आयोजित किया गया था। शांगसी वसंत स्नान और भूत भगाने का समय था। प्री-किन काल से लेकर अब तक जब भी यह दिन आता है, दक्षिणी देशों में बुरी आत्माओं को भगाने की प्रथा है। पुरुष और महिलाएं, युवा और बूढ़े एक साथ शहर से बाहर निकलते हैं, उपनगरों में झरने पर जाते हैं, अपने हाथों में पानी के साथ ऑर्किड पकड़ते हैं और उन्हें अपने पूरे शरीर पर छिड़कते हैं, नंगे पैर जाते हैं और उन्हें धोते हैं, पुराने साल के सभी बुरे शगुनों को दूर भगाते हैं, आपदाओं और बीमारियों को दूर भगाते हैं, उम्मीद करते हैं कि आने वाला साल एक नई शुरुआत करेगा। शांगसी महिलाओं का त्योहार है। इससे पहले जब जियाओ कियाओ घर पर ही थी, तब उसकी माँ अभी भी जीवित थी। हर साल मार्च में उसकी माँ अपनी बेटी को मैडम डिंग के साथ साउथ सिटी के फूल भगवान मंदिर में ले जाती थी, जहाँ वह लोगों के साथ वसंत फूल भगवान समारोह में भाग लेती थी और अपनी बेटी की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करती थी। अपनी माँ के निधन के बाद इतने सालों तक कियाओ परिवार में अराजकता थी और वसंत समारोह भी वहीं रुक गया। लेकिन इस साल अब पहले जैसा नहीं रहा। हालांकि कियाओ परिवार ने अभी एक बहुत बड़ी उथल-पुथल का अनुभव किया था, लेकिन ऐसा लगा जैसे जीवन में फिर से जान आ गई हो। दो बहनें, दाई कियाओ और ट्यू कियाओ, अपने दो बच्चों को घर पर साथ लेकर आईं। 2 दिन पहले बायजे भी दक्षिण से लौट आया था, जो डोंग काउंटी से होकर गुजर रहा था, और आज भी वह घर पर रह रहा था। वहां पार्क किया गया। उस तरफ दीवार, नाजुक आर्किड आकार, हवा से उड़ने से बचने के लिए सिर के पीछे बंधे लंबे काले बाल, बालों की टाई भी कपड़ों के समान रंग की, पहनावा एक युवा लड़की की तरह, मौसम के लिए उपयुक्त और बेहद युवा, चमकदार आंखें चमकीले मोतियों की तरह बगल की ओर देख रही हैं। दाई क्यू, जो उसके साथ थी, ने हल्के पीले रंग की पोशाक और गहरे नीले रंग की टोपी पहन रखी थी, जो बेहद खूबसूरत थी। वे दोनों एक दूसरे के बगल में चल रहे थे, हंस रहे थे और बातें कर रहे थे। उनकी पोशाक का किनारा फड़फड़ा रहा था। जियासी ने आगे देखने की हिम्मत नहीं की। उसने अपने पहरेदारों को मुख्य द्वार के दोनों ओर पीछे हटने का आदेश दिया। अपनी सांस रोककर वे महिला परिचारिका के धीरे धीरे गाड़ी पर चढ़ने का इंतजार कर रहे थे। फीफी लगभग 1 साल की थी। उसका फिगर जेड और बर्फ की तरह खूबसूरत था, जिससे लोग पहली नजर में ही उसके दीवाने हो जाते थे। अब छोटी लड़की खड़ी होने लगी थी, लेकिन उसे अभी भी किसी की जरूरत थी जो उसका नेतृत्व करे। कभी कभी वह लड़खड़ाती हुई और कदम दर कदम लड़खड़ाती हुई आगे बढ़ती थी। छोटी लड़की बड़बड़ाते हुए जियाओ कियाओ को
नुओंग कहकर पुकार रही थी। हर शब्द पहले से ज्यादा साफ था। फेई फेई के बाल स्वाभाविक रूप से बहुत घने थे। पहले महीने में बाल बदलने के बाद उसके बाल अब उसके कानों तक पहुंच गए थे। आज पहली बार उसने किसी लड़की के समारोह में भाग लिया था। जैसे ही उजाला हुआ, वह बिस्तर से बाहर निकली। जियाओ कियाओ ने सावधानी से अपने कपड़े चुने। उसके बाल 2 छोटे बंस में बंधे थे और उसने एक तितली धनुष भी बांधा था। तितली धनुष जुआन नुओंग ने व्यक्तिगत रूप से उसके लिए बनाया था। यह जीवंत और बेहद कुशल दोनों था। बच्चे ने जियाओ कियाओ के समान एक हल्के नीले रंग के वसंत पोशाक और उसके पैरों पर छोटे जूते पहने हुए थे। दरवाजा छोड़ दिया। वह पहले से ही हंसी और मजाक कर रही थी। जैसे ही उसने उसे देखा, फीफी को जानती थी कि वह खेलने के लिए बाहर जाने वाली है, इसलिए वह उस व्यक्ति पर मीठी मुस्कुराई, उस पर उत्साह से लहराई और उसके मुंह में कुछ बघाकर कुछ किया। समझ गया। बी ट्रे रुक गया। मैडम दिन्ह ने उस प्यारी सी बच्ची को देखा और थोड़ा मजाक करते हुए कहा, फीफी जनरल जिया से बात करना चाहती है। जियासी को भी फेई फेई बहुत पसंद था। उसने चुपचाप नू जून को कुछ देर तक देखा, उसे रुकते और सिर घुमाकर उसे देखकर मुस्कुराया। वह भी हिम्मत करके फेई फेई के थोड़ा करीब आ गया। फेई फेई ने बेर के फूल का केक पकड़े हुए अपना मोटा हाथ उठाया और उसे सौंप दिया। जियासी दंग रह गया। इससे पहले कि वह कुछ प्रतिक्रिया दे पाता, फेई फेई ने पहले ही अपना हाथ पीछे खींच लिया था और उस छोटे हाथ में बदल गया था जो अभी भी आर्किड की शाखा को पकड़े हुए था। उसने इसे आधा बाहर निकाला, फिर वापस खींच लिया। उसने एक पल के लिए अपना सिर नीचे किया, बेर के फूल के केक को देखा, फिर अपने दूसरे हाथ में आर्किड की शाखा को देखा। झिझक रही थी और यह नहीं जानती थी कि क्या फैसला करे। मैडम डिंग और उसके साथ मौजूद बूढ़ी नर्सें सभी रुक गईं। उन सभी ने एक साथ अपना सिर घुमाया, दिलचस्पी से फेई फेई को देखा जो वहां पर घबराई हुई थी। मैडम डिंग मुस्कुराई और बोली, फेई फेई इसे सहन नहीं कर सकती। उसके बोलने से पहले ही ऐसा लग रहा था कि फीफी ने अपना मन बना लिया है। उसने आह की आवाज निकाली और बेर के फूल के केक के एक टुकड़े को जोर से काटा, फिर केक का बचा हुआ टुकड़ा और आर्किड की टहनी जियासी को दे दी। मैडम डिंग और वेट नर्स दोनों ही मौके पर दंग रह गए, फिर एक साथ मुस्कुराए। यहाँ तक कि परिपक्व बीजे की आंखों की गहराई में भी मुस्कान थी। जियासी अपने दिल में बहुत खुश था, लेकिन उसने फिर भी अपना हाथ लहराया और फीफी से गंभीरता से कहा, यह नौकर लिटिल लेडी से इनाम लेने की हिम्मत नहीं करता। यह नौकर ईमानदारी से याद करता है। इस बार क्यू क्यू भी जोर से हंसने से खुद को नहीं रोक पाई। उसने कहा, वह जनरल जिया के करीब रहना चाहती है। अगर तुमने बेर के फूल के केक का एक टुकड़ा खा लिया है, तो बस इतना ही। जहां तक ऑर्किड की बात है, जनरल जिया, बस इसे स्वीकार कर लो। अगर जनरल जिया इसे स्वीकार नहीं करते, तो छोटी लड़की चैन से नहीं सो पाएगी। आज घर से बाहर निकलने के बारे में सोचना भी मत। दरअसल जियासी को प्लम ब्लॉसम केक से कोई परेशानी नहीं थी जिसे जियाओ जून ने पहले ही खा लिया था। बस उसे उम्मीद नहीं थी कि वह इतना भाग्यशाली होगा। उसने दोनों हाथों से उसके छोटे हाथ से ऑर्किड की शाखा को लिया और सम्मानपूर्वक उत्तर दिया, आपका नौकर जियाओ जून को धन्यवाद देता है। नू जून को धन्यवाद देता है। जब फेई फेई ने उसे अपना ऑर्किड लेते हुए देखा, तो वह खिलखिलाकर मुस्कुराई और जियासी के शब्दों के जवाब में कुछ शब्द गुनगुनाए। ली एर, जो उसके बगल में खड़ी थी, ने देखा कि उसकी छोटी बहन अब ऑर्किड को अपने हाथ में नहीं पकड़े हुए थी। उसने जल्दी से अपना ऑर्किड लिया और उसे सौंपते हुए कहा, छोटी बहन, यह तुम्हारे लिए है। लिनी अत्यंत बुद्धिमान है, लेकिन बोलने में थोड़ी धीमी है। इससे पहले दा कियाओ लंबे समय से उदास था,
लेकिन अप्रत्याशित रूप से पिछले साल छोटे लड़के के फेई फेई के साथ खेलने के बाद, शायद इसलिए कि फेई फेई पूरे दिन कूकती रहती थी, इससे उसे भी बात करने की इच्छा हुई। और एक बार जब उसने अपना मुंह खोला तो उसने कुछ ही महीनों में कई वाक्य सीख लिए थे। यह पहले की तरह था, छोटा लड़का भी बात कर सकता था, बस उसने इसे अपने पेट में रखा था, इसे जोर से कहने से इनकार कर रहा था। छोटी बहन, मुझे यह दे दो, वाक्यांश बहुत स्पष्ट रूप से उच्चारित किया गया था, और जब दाकियाओं ने इसे सुना तो वह अपने बेटे के सिर को सहलाने से खुद को रोक नहीं सका। फेई फेई अपने छोटे भाई के हाथ से बैंगनी रेशमी धागे से बंधी आर्किड शाखा प्राप्त करके प्रसन्न था और मीठी मुस्कान के साथ। आज मौसम साफ और धूप वाला था और कियाओ हवेली से कई गाड़ियां एक दूसरे का अनुसरण करते हुए दक्षिण द्वार से बाहर निकलीं, सीधे फूल भगवान मंदिर की ओर बढ़ रही थी। कई सालों से डोंगजुन के लोगों ने कभी भी दो खूबसूरत महिलाओं को फूल भगवान मंदिर में एक साथ नहीं देखा था। आज दूसरी बार दो खूबसूरत महिलाओं को एक देश के पतन के भाव के साथ देखा गया है। एक जनरल लू माओ की पत्नी थी, जिसे डोंगजुन के लोगों ने सबसे अधिक सम्मान दिया था, दूसरा भी अधिक भयानक था। इन पिछले कुछ दिनों में सड़कों पर अफवाहें हुई थी, कुछ दिनों में यान हो वेई शाओ दुनिया को एकजुट कर सकते हैं। जियाओ क्याम, शिया के सबसे सुंदर लोगों के लिए, जो कि दो सबसे सुंदर लोगों के लिए है, पूरा शहर यहाँ आने के लिए उत्साहित था। इससे पहले कि वे शहर छोड़ दें, सड़कों को पहले से ही जाम कर दिया गया था। कॉरिडोर, घुमावदार धारा कई मील तक बहती थी, जिसके दोनों ओर आड़ू के फूल खिले हुए थे। धारा के इस हिस्से के अलावा कई अन्य खंड थे जिनका उपयोग स्नान समारोहों के लिए किया जा सकता था। हालांकि बेहद सावधान रहने के लिए जियासी ने इस क्षेत्र को पहले से ही सील कर दिया था और कई महिलाओं और युवा लड़कियों को भी भगा दिया था जो इस जगह में प्रवेश करना चाहती थी। इसलिए बाहर की भीड़ भाड़ वाली जगहों की तुलना में यह जगह बहुत शांत थी। जियाओ कियाओ धारा के किनारे चली गई, धारा के पानी में ऑर्किड को डुबोया और सौभाग्य के लिए फेई फेई के बालों पर इसकी कुछ बूंदें छिड़क दी। दाकियाओं ने भी नकल करते हुए ली एर पर धारा का पानी छिड़का। जब दोनों भाई बहनों को गीली नर्स खेलने के लिए अगले दरवाजे के मंडप में ले गई, तो जियाओ कियाओ ने भी दूर से बीजे को चलते हुए देखा। मंडप के बगल में खड़ी थी और अपना सिर पीछे की ओर घुमा रही थी। वह धीरे से हंसी, दाकियाओं को हल्के से धक्का दिया और इशारा करते हुए कहा, जल्दी करो और जाओ। दाई क्यू ने भी अपने पति को पहले देखा था, लेकिन वह तियू क्यू को अकेला नहीं छोड़ सकती थी, इसलिए उसने उसे न देखने का नाटक किया। अब तियू क्यू ने उससे फिर वैसा ही आग्रह किया। उसके गाल गरम हो गए। वह बोली, बहन अभी भी अपनी बहन के साथ रहना चाहती है। तियू कियू धीरे से हंसी, कुछ दिनों में जीजाजी को जाना पड़ेगा बहन। आज जैसा खूबसूरत दिन मिलना दुर्लभ है। मुझे अपने साथ किसी की जरूरत नहीं है। मुझे तुम्हारी क्या जरूरत है कि तुम मेरे पीछे आओ। इतना कहकर उसने दाई क्यू को बीट्रे की तरफ धकेल दिया। बीट्रे ने दाई क्यू से कहा, आगे आड़ू के फूलों का जंगल पूरी तरह खिल गया है, चलो एक नजर डालते हैं। दाई क्याओ ने जियो क्याओ को देखा, उसे वापस मुस्कुराते हुए देखा, जैसे कि उसे आग्रह किया गया हो। आखिरकार उसने एक घबराया। मैं और जुआन नुओंग और धारा में चले गए। एक चट्टान पर एक रूमाल डाल दिया और बैठ गया। आड़ू खिलने वाली पंखुड़ियों को जो नीचे गिरा, पंखुड़ियां धारा पर बह गईं। धीरे धीरे बहते हुए पानी के साथ बहती हैं, जिससे धारा में छोटी मछलियां उन्हें काटने के लिए प्रतिस्पर्धा करती हैं। मछली लगातार पानी से बाहर कूद रही थी। जियाओ क्याओ ने देखा कि वह जुआन नियांग और गीली नर्स का नेतृत्व करती है, उसे वहां पर खेलने वाली मछली को दिखाती है, जो धीरे धीरे उसे एक चटपटा हुआ था।
जो कि वह एक और गुदगुदी थी। धारा अन्य आधे बहाव और जियो कियाओ की स्कर्ट पर रुक गया। वह धारा के इस छोर पर खड़ा था, वह दूसरे छोर पर खड़ा था। आड़ू के पेड़ों की एक पंक्ति से अलग हो गया। वह एक यात्रा सूट पहने हुए था, सिर से पैर तक धूल और थकान से भरा हुआ, लेकिन उसकी आंखें चमक रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह अभी कुछ देर पहले ही यहाँ रुका था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वह वहाँ बहुत पहले से खड़ा था और उसे और फीफी को देख रहा था। आखिरकार उसने अपनी आंखें उठाईं और उसे देखा। उसके कदम अचानक धारा में पड़ गए। पानी की बौछारें करते हुए वह उसकी ओर भागा। कलकल करती धारा ने उसकी लंबी पोशाक को गीला कर दिया। वह जितना तेज भागा, उसके कदम उतने ही लंबे होते गए। वह जितनी जगहों से गुजरा, पानी की सतह सफेद झाग से ढकी हुई थी। कुछ ही दूरी पर कुछ युवा लड़कियां खेल रही थी और एक दूसरे का पीछा कर रही थी। आड़ू की पूरी तरह से खिली हुई शाखाएं पकड़े हुए वे उस सुंदर आदमी को पानी में ऐसे चलते हुए देखकर चकित थी जैसे वह आसमान से गिरा हो। युवा लड़की का दिल अनजाने में धप धप तेजी से धड़क रहा था। टियू कियू चट्टान से उठ खड़ी हुई। उसकी स्कर्ट पर आड़ू की पंखुड़ियां हवा में लहरा रही थी। वह धारा के इस तरफ आड़ू के फूलों के नीचे खड़ी थी। उसकी आंखें वहां उस आदमी को देख रही थी जो कदम दर कदम पानी में चलते हुए करीब आ रहा था। पलके भी नहीं झपका रहा था आंख। अंततः वह किनारे पर पहुंचकर रुक गया। मैं घर पर हूँ, उसने उसकी तरफ देखा और कहा। टियू कियू जल्दी से उसकी तरफ दौड़ी। अपनी बाहें फैलाकर बिना किसी हिचकिचाहट के उसने उसे गले लगा लिया, उसे अपने शरीर से कसकर पकड़ लिया। टियू कियू की बाहें भी उसकी कमर को कसकर जकड़े हुए थी। उसका चेहरा उसके चौड़े सीने से सटा हुआ था। उसने अपनी आंखें बंद कर ली, दूसरे व्यक्ति के दिल की धड़कन को महसूस करते हुए। दोनों में से कोई भी एक शब्द नहीं बोला, बस एक दूसरे को ऐसे ही गले लगाए रहा। आड़ू के फूलों की एक बौछार फिर से गिरी, हवा में लहराते हुए पंखुड़ियां गिरकर उसके कंधे पर गिरीं और टियू कियू के मुलायम बालों पर भी गिरीं। काफी देर बाद पति जियाओ कियाओ ने आखिरकार अपना चेहरा उसके आलिंगन से उठाया। उसकी आवाज में अभी भी घुटी हुई सिसकी थी, फिर भी किसी तरह से वह कोमल थी, धीरे से उसका नाम पुकार रही थी। वेई शाओ ने अपना सिर नीचे किया। उसकी उंगलियां दूसरे व्यक्ति की पलकों पर लगे आड़ू के फूलों को पोंछ रही थी। यार, मैं लड़ना बंद कर चुका हूँ। मैं तुम्हें और फीफी को लेने आऊंगा। हम साथ में लोयांग वापस जाएंगे। अब से मैं तुमसे दूर नहीं रहना चाहता। वह उसे ध्यान से देखता रहा, धीरे धीरे हर शब्द बोलता रहा। टियू कियू की आंखें आंसुओं से चमक रही थी। उसने धीरे से उसका एक हाथ पकड़ लिया। गू थियू ने अपना हाथ घुमाया और उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। 10 उंगलियां आपस में जुड़ी हुई। मैं तुम्हें फीफी को खोजने ले चलूंगा। बच्चा अब माँ को पुकार सकता है। क्या तुम मुझे तुम्हें पिता कहते हुए सुनना चाहते हो? उसने अपना सिर घुमाया और दूसरे व्यक्ति की ओर मुस्कुराई। उसकी मुस्कान उसके सिर के ऊपर लहराते आड़ू के फूलों के जंगल से भी अधिक उज्ज्वल और सुंदर थी। अध्याय 164 उपसंहार। 6 महीने बाद वेई शाओ ने लोयांग में सिंहासन संभाला, यान की राष्ट्रीय उपाधि और ताइहे का शासनकाल नाम लिया। हालांकि दुनिया एक गुट के तहत एकीकृत हो गई थी, लेकिन केंद्रीय मैदान कई वर्षों तक युद्ध और अराजकता से गुजरे थे और लोगों का जीवन बहुत कठिन था। दाई येन ने अभी अभी अपना देश बसाना शुरू किया था और हर जगह उजाड़ था और पुनर्निर्माण की प्रतीक्षा कर रहा था। सम्राट ने उत्तर के प्रभारी होने के समय की नीतियों को लागू किया, पिछले राजवंश की सभी कठोर राजनीति को समाप्त कर दिया,
सभी प्रकार के करों और कोरवी श्रम को कम और छूट दी, जिससे लोगों को आराम करने और अपनी ताकत हासिल करने की अनुमति मिली। इंपीरियल कोर्ट ने कृषि एक को भी प्रोत्साहित किया, सिंचाई के कामों का निर्माण शुरू किया, विशेष रूप से येलो नदी के प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित किया, जिसका उद्देश्य नदी के बीच और निचले पहुंच के लिए था। पानी में इतनी बार स्थिर हो गया था कि रिवरबेड 2 बैंकों से अधिक था, जो कि बैंकों के साथ रहने वाले लोगों को हमेशा के लिए डिसीचित करते थे। उरे और शहतूत की खेती। अपनी बीमारी का इलाज करने के लिए एकांत और आधे में रहने के लिए सम्राट ने एल्डर बैशी से सलाह मांगने के बारे में सोचा था कि उस वर्ष वह बूढ़े व्यक्ति से मिलने का अवसर था जब वह अभी भी हुनन में था। उस समय बांध में सिर्फ एक दुर्घटना हुई थी। बूढ़े ने समय पर सलाह दी थी, जो कि कई साल बीतने में मदद करते थे, हालांकि वह एक गहरी पीड़ित थी। जीवन उन्होंने 4 समुद्रों की यात्रा की थी। दवा में कुशल होने के अलावा वह तकनीकों में भी बहुत जानकार थे। वह जानते थे कि सिंचाई लोगों की आजीविका से निकटता से संबंधित थी, विशेष रूप से पीली नदी, क्योंकि नदी के मध्य और निचली पहुंच में एक घुमावदार इलाका था, जो कि बहुत ही समय के लिए चैनल था। चूंकि वह छोटा था, उसने हमेशा हर जगह यात्रा करने का अवसर लिया। हुआई नदी 3 के कई जल पाठ्यक्रमों का सर्वेक्षण करते हुए, यह सिर्फ इतना था कि शाही अदालत ने कभी भी इस पर ध्यान नहीं दिया था। पानी के नियंत्रण में उस समय यह अभी भी एक अराजक युग था। जागीरदारों को विभाजित किया गया था, रिवरबेड को अवरुद्ध कर दिया गया था। हालांकि बूढ़े आदमी के पास दुनिया को बचाने के लिए दिल था, लेकिन एक हाथ से कैसे टकराया और एक तरह से हेजिंग करने के लिए वह भी माउथ रिवर के साथ था। लेकिन वह अभी भी पूरे दिल से अपने जीवन के सभी ज्ञान को इस नए सम्राट को दे दिया गया था। उसने जू मियां नाम के एक व्यक्ति की भी सिफारिश की। उस वर्ष उसने काओ यांग की यात्रा की। उसके पास इस व्यक्ति से नदी में मिलने का अवसर था। हालांकि जू मियां केवल एक छोटे से अधिकारी थे, लेकिन वह पूरी तरह से लोगों के लिए समर्पित था, जो कि पानी के लिए काम कर रहा था। उन दोनों ने लैंप जलाए और पूरी रात बात की, जब तक कि अदालत में लौटने के बाद उन्होंने तुरंत जू मियों को लुओयांग भेजा। पदोन्नति के तरीके योग्यता 4 और सिफारिश के आधार पर हैं। इन दोनों तरीकों ने शुरू में प्रतिभाशाली लोगों की भर्ती में सकारात्मक प्रभाव दिखाया, लेकिन अंततः औपचारिकता की ओर ले गए। दरबारी अधिकारी केवल रिश्तेदारों का उपयोग करते थे। आधिकारिक पदों और उपाधियों को बेचना अधिक आम हो गया। प्रतिभाशाली लोग जो कुछ कर सकते थे, उन्हें अपने पूरे जीवन में प्रसिद्ध होना मुश्किल लगता था। 4 चिन्हित हान राजवंश में प्रतिभाशाली लोगों को बढ़ावा देने का एक तरीका था। सम्राट ने ड्यूक के कार्यालय, प्रांत और जिले को उन्हें बुलाने की घोषणा की। तू मियां एक गरीब परिवार से थे, लेकिन काओ डोंग में जल नियंत्रण परियोजना के प्रभारी केवल एक छोटे अधिकारी थे, जिन्होंने अपने जीवन के आधे हिस्से में काम किया। यद्यपि वह प्रतिभाशाली था और लोगों से प्यार करता था, उसने नदी की मरम्मत के लिए अनुरोध करते हुए कई बार शाही अदालत में पानी के नियंत्रण के तरीके प्रस्तुत किए थे, लेकिन इंपीरियल कोर्ट के पास ध्यान देने के लिए समय नहीं था। जू मियां को भी हतोत्साहित किया गया था। वह उम्मीद नहीं करता था कि अब इंपीरियल कोर्ट ने एक ही समय में प्रवेश किया था, यहाँ तक कि वह नहीं जानता था। एर और चिन क्वान कहा जाता था, जो उन लोगों के लिए भी एक महान सम्मान था, जो जू मियां उत्साहित और घबराए हुए थे और लुयंग शहर में चले गए और सम्राट द्वारा नानगोंग को बुलाया गया, जहां राजा ने एक साथ काम किया। आधे जीवन के लिए महत्वाकांक्षा अंत में सच हो गई। वह नीचे गिर गया और सम्मानपूर्वक लंबे समय तक लाइव चिल्लाया और उसके बाद आंसू में ले जाया गया। जब वह अपने गृहनगर लौट आया तो उसकी क्षमताओं का प्रदर्शन किया गया और वह पूरी तरह से समर्पित था।
जल नियंत्रण कार्य हेतु रात्रि देखभाल कई वर्षों के बाद नदी के किनारे डाइक और बांधों का निर्माण करने के बाद येलो रिवर की निचली पहुंच में आपदा का स्रोत आखिरकार समाप्त हो गया था। इंपीरियल कोर्ट द्वारा कई बार इंपीरियल कोर्ट में एक ही समय में साहित्य के प्रधानमंत्री और ग्रैंड चांसलर गोंगसुनयांग, ग्रैंड सेंसर वेईक्वान और शाओफू झूजेंग भी सरकार में सहायता करने के लिए प्रतिभाशाली अधिकारियों के पास थे और सेना में भव्य जनरल, जो कि ग्रैंड जनरल ने कहा था, आईओसीआई जो जिंगजो में तैनात था, क्योंकि छठी सेना के जनरल ने पहले सम्राट के साथ दक्षिण में विद्रोह को दबाने में बहुत योगदान दिया था। उसे जियुजियांग के रूप में नियुक्त किया गया था, लेकिन एक पुण्य पत्नी और सहायक भी थी सम्राट के लिए। उस वर्ष सम्राट दक्षिण की ओर एक अभियान पर गया था और युयांग पर हूणों ने हमला किया था और हर जगह खतरा था। उस समय महारानी कियाओ ने जीवन या मृत्यु की परवाह नहीं की। वह सैनिकों और नागरिकों को बहादुरी से लड़ने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए खुद शहर की दीवार पर चढ़ गई और अंत में युयांग की रक्षा की। उस अद्भुत घटना की आज तक दुनिया भर में प्रशंसा की जाती है। अगले वर्ष जनवरी में सम्राट सिंहासन पर चढ़े। अदालत ने सरकार का एक नया रूप लागू किया, जिसमें घोषणा की गई कि अधिकारियों को शुरू में बुनियादी तंत्र के आधार पर चुना जाएगा और शाही परीक्षा प्रणाली को मजबूत किया जाएगा। दुनिया में जो लोग प्रतिभाशाली हैं, वे अदालत को चुकाने के लिए तैयार हैं, शाही परीक्षाओं में भाग लेने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। अदालत सर्वश्रेष्ठ लोगों का चयन करती है और उन्हें आधिकारिक पद सौंपती है। सबसे पहले हमें उनकी प्रभावशीलता का परीक्षण करने के लिए परीक्षण परीक्षाओं का आयोजन करना चाहिए। यदि यह विधि प्रभावी है, तो हम शाही परीक्षा प्रणाली और सिफारिशों को पूरी तरह से त्याग देंगे और प्रतिभाशाली लोगों का चयन करने के लिए शाही परीक्षा प्रणाली को लागू करेंगे। परीक्षा अभी भी एक बहुत ही अजीब शब्द था। पहले दिन जब थाम चाने ने फरमान जारी किया, तो हर गली में इस मामले पर चर्चा हो रही थी। गरीब परिवारों से आए असंख्य श्वेत वस्त्रधारी विद्वान यह समाचार सुनकर अत्यधिक उत्साहित हो गए और उन्हें सारी रात सोने में परेशानी हुई, क्योंकि इसका मतलब यह है कि अब से उन्हें अर्ध सरकारी पद पाने के लिए स्थानीय अधिकारी की सिफारिश की थोड़ी सी भी उम्मीद का कष्टपूर्वक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। कितने प्रतिभाशाली लोग अपने पूरे जीवन में विजय और पदोन्नति का सपना भी नहीं देख सकते। अब इस पद्धति ने प्रतिभाशाली लोगों के चयन के लिए एक नई मिसाल खोली है। यह निश्चित नहीं है कि वे अपने सपने को प्राप्त करेंगे, लेकिन कम से कम उस सपने को साकार करने का रास्ता बहुत करीब है। डिक्री के प्रख्यापित होने के बाद उसी वर्ष शाही अदालत ने पहली परीक्षण परीक्षा आयोजित की। ऐसा कहा जाता है कि हर जगह स्वनामांकन की संख्या दसियों हजार से अधिक हो गई है। चयन के प्रत्येक चरण से गुजरने के बाद और अंत में शाही परीक्षा तक पहुंचने के बाद महान यान राजवंश की स्थापना भी वह समय था जब सबसे ज्यादा विद्वान परीक्षाएं पास करते थे। न केवल सफल उम्मीदवार असाधारण रूप से प्रतिभाशाली थे और उनके पास समृद्ध विचार थे, बल्कि आधिकारिक पदों पर नियुक्त होने के बाद उनमें से अधिकांश ने असाधारण रूप से अच्छा प्रदर्शन किया, जिसमें प्रतिभाशाली लोगों का एक समूह भी शामिल था जो बाद में देश के महत्वपूर्ण मंत्री बने। कुछ साल बाद शाही परीक्षा प्रणाली ने 1000 साल पहले की उम्मीदवारी प्रणाली को पूरी तरह से बदल दिया, जो शाही दरबार द्वारा प्रतिभाओं का चयन करने का एकमात्र तरीका बन गया। कुछ लोगों ने कहा कि शाही परीक्षा प्रणाली का प्रस्ताव रखने और सम्राट और मंत्रियों को इसे स्वीकार करने के लिए मनाने वाला पहला व्यक्ति रानी कियाओ था। इसलिए उस समय के बाद बहुत लंबे समय तक रानी कियाओ दुनिया के विद्वानों के बीच एक पौराणिक देवी बन गईं। कई लोगों ने रानी कियाओ के बारे में कविताएं और गद्य लिखने की होड़ की, जिनमें से कई रचनाएं व्यापक रूप से प्रसारित हुईं। गोल्डन लिस्ट में नामित होने में सक्षम होने के नाते
और अंत में इंपीरियल पैलेस के इनाम भोज में भाग लेने और शराब प्राप्त करने में सक्षम होने के नाते क्वीन क्याओ ने कई विद्वानों का सपना दिया था, जो कि लुयंग से सभी के लिए और किसी भी तरह की बात नहीं थी। यह नहीं जानता था कि लुयंग या उसकी पत्नी का था। यह कहा गया था कि जिन सम्राट ने सिंहासन पर चढ़ने से पहले, जब वह अभी भी यूझू में यान का मार्क्विस था, तो वह पहले से ही अपनी पत्नी से डरने के लिए जाना जाता था, क्योंकि रानी क्याओ ने अपने घर में एक सुंदरता लेने की हिम्मत नहीं की थी। अब भी हरम के साथ साथ अमीर का सामना करना पड़ा था और कोई भी गुनगुनाना नहीं था। शायद न केवल वह अपनी पत्नी से डरता था, लेकिन वह बेहद डरता था। इसके अलावा जिया वह व्यक्ति था जो अपनी पत्नी से दुनिया में सबसे ज्यादा डरता था। लोग दोनों सम्राटों और महारानी से जुड़े गुप्त मामलों के बारे में उत्साह से बात करते थे। ऐसा नहीं था कि उनके कोई बुरे इरादे थे, यह सिर्फ जिज्ञासा और आश्चर्य की वजह से था। इसके अलावा हर कोई खुद को विचलित करने के लिए कुछ चाहता था। इसके अलावा सम्राट और महारानी के उच्च पदस्थ जोड़े से जुड़े गुप्त मामलों में कौन दिलचस्पी नहीं रखेगा? अफवाहें और अधिक व्यापक होती गईं और धीरे धीरे महल तक फैल गईं, यहाँ तक कि अधिकारियों को भी इसके बारे में अच्छी तरह से पता था। उस वर्ष जो लोग अतीत में दुनिया को जीतने के लिए सम्राट का अनुसरण करते थे, वे सम्राट और महारानी के मामलों को लेकर दो गुटों में विभाजित हो गए थे। अगर गोंगसुन यांग को लगता है कि सम्राट ने हरम न लेने का फैसला मुख्य रूप से महारानी क्यूओ के प्रति अपने प्यार के कारण किया था, तो दूसरे पक्ष ने जोर देकर कहा कि सम्राट केवल अपनी पत्नी से डरता था। अगर यह पहले होता तो ठीक था, लेकिन अब आम लोगों को भी पता है, क्या इससे सम्राट की गरिमा कम नहीं होगी? हालांकि इन लोगों के विचार एक जैसे नहीं थे। उनमें से अधिकांश एक बात पर सहमत थे, किसी ने भी दुर्भाग्य की तलाश में सम्राट के पास इस बारे में बात करने के लिए मूर्खतापूर्वक दौड़ने की हिम्मत नहीं की। एक दिन पिछले राजवंश के पूर्व मंत्रियों को नहीं पता था कि वे बाघ के नितंब को छू सकते हैं या नहीं, और क्योंकि वे अपनी बेटियों को हरम में पेश करना चाहते थे, फिर भी वे जानबूझकर एक साथ आए, स्मारक प्रस्तुत किए, कई समृद्ध उदाहरण प्रस्तुत किए, अब से अतीत तक की चर्चा की, सम्राट की एक पत्नी, 12 बेटियां, 12वें महीने की तरह, 3009 रखैले, और यह तथ्य कि सम्राट और महारानी के घुटनों के नीचे अब तक केवल एक राजकुमारी थी। सम्राट से हरम को समृद्ध करने के लिए रखैले स्थापित करने के लिए कहा। उस दिन बाद में बच्चों की किताब वापस कर दी गई और सम्राट ने लाल रंग से लिखा, क्या आप मुझे बेटा न होने के लिए शाप दे रहे हैं? मंत्रियों को भयभीत किया गया था और जल्दबाजी में सम्राट को भीख मांगने के लिए भाग लिया गया था। सम्राट ने लोगों को एक्साइनडियू में तांताई की मरम्मत करने का आदेश दिया, जियाक्सन पैलेस में अपना नाम बदल दिया और उसके बाद लुयांग के बाहर अस्थायी महल में एक बार, जो कि वायन के लिए काम कर रहा था। आयसी और पुण्य राजा उस दिन के संस्थापक सम्राट और महारानी की प्रशंसा करने के लिए सड़क पर लोगों के लिए संस्थापक सम्राट युवा और वीर थे, और महारानी के लिए महारानी क्याओ के लिए भाग्यशाली था, जो एक व्यक्ति था जो शहरों और देशों को टॉप करता था। एक झलक देखना भगवान को देखने जैसा है। अमर लोगों की ऐसी जोड़ी स्वाभाविक रूप से बहुत पौराणिक है। उसमें सम्राट अपनी पत्नी से डरता है कि कहानी को जोड़ना जो व्यापक रूप से प्रसारित है। सम्राट और महारानी के अधीन शानदार अधिकारी, उस जोड़े के बंद दरवाजों के पीछे ऊंची दीवारों और चौड़े महलों के कारण कौन जानता है, इसलिए यह और भी रहस्यमय है। ऐसे लोग हैं जो ऐतिहासिक कहानियां बताना पसंद करते हैं। सड़क पर लोगों की जिज्ञासा को संतुष्ट करने के लिए वे स्वतंत्र रूप से न्याय करते हैं और कल्पना करते हैं, वे असली और नकली के बीच अंतर कैसे कर सकते हैं। सम्राट और महारानी के दैनिक जीवन को दर्ज करने वाले दस्तावेजों में लेखक ने थोड़ा सा भी जोड़ या संपादन नहीं किया,
बस कालानुक्रमिक क्रम में लिखा, अनिवार्य रूप से पाठकों की सेवा करने के लिए नकल करना चुना। और उन कहानियों में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वे सभी उस वर्ष सफल शाही परीक्षा का उल्लेख करते हैं। अध्याय 165 अतिरिक्त कहानी 1। दाई येन ने शाही परीक्षाओं के लिए एक मिसाल कायम की। खबर की घोषणा के बाद दुनिया भर के गरीब विद्वानों ने एक दूसरे को खबर फैलाई, बेहद खुश थे। कुछ लोग खुश थे, लेकिन निश्चित रूप से ऐसे लोग भी थे जिन्होंने इसका विरोध किया। विरोध की लहर उस कुलीन परिवार की ओर से आई, जिसे अतीत के लाभों के कारण कष्ट उठाना पड़ा था। दुर्भाग्य से यह एक चट्टान पर अंडे को मारने जैसा था। हालांकि आज सम्राट की अपनी पत्नी से डरने की प्रतिष्ठा थी और देश पर शासन करने में वह काफी सहनशील था, लेकिन उसकी क्षमता गरज और हवा की तरह थी और जरूरत पड़ने पर वह बिल्कुल निर्दयी था। पिछले राजवंश के लियू परिवार का उल्लेख नहीं करना चाहता था कि शाही दरबार को नियंत्रित करने के लिए विद्वानों के इस वर्ग पर भरोसा करना चाहिए। इसलिए विरोध की लहर धीरे धीरे गुजरने के बाद भी मामला हल नहीं हुआ। इसके अलावा सभी विद्वान परिवार इस शाही परीक्षा प्रणाली का विरोध करने के लिए खड़े नहीं हुए। ऐसे सभ्य विद्वान भी थे जो पूरे दिल से सहमत थे, जिनमें से सबसे अधिक प्रतिनिधि बोहाई जिले के कमांडरी के काओ हेंग थे। काओ हेंग एक कुलीन परिवार से थे। हालांकि उन्होंने कभी अधिकारी के रूप में काम नहीं किया था, क्योंकि काओ परिवार बोहाई क्षेत्र में एक बड़ा परिवार था और काओ हेंग को खुद टोपी वाले बोहाई एक की प्रतिष्ठा थी। हर कोई इस प्रतिष्ठा के बारे में जानता था, हर कोई इसे समझता था। शाही दरबार द्वारा शाही परीक्षा प्रणाली को लागू करने के कुछ समय बाद, जब पूरे देश के विद्वानों ने लगातार इस सुधार की आलोचना की, तो उन्होंने कहा कि बोहाई के साथ टोपी वाला बोहाई सार्वजनिक रूप से समर्थन करने वाले पहले व्यक्ति थे। इतना ही नहीं, उन्होंने इस बोहाई जिले में विद्वानों के लिए परीक्षा में भाग लेने के लिए व्यक्तिगत रूप से पंजीकरण भी कराया। एक टोपी, प्राचीन काल में राजा और मंदारिन की टोपी। खबर दूर दूर तक फैल गई और पूरा बोहाई शहर चर्चा से गूंज उठा। अभी अभी प्रख्यापित किए गए सावधानीपूर्वक नियमों के अनुसार जब परीक्षकों ने परीक्षाओं का मूल्यांकन किया तो जिले, प्रांत और महानगरीय परीक्षाओं के नाम सभी छुपाए गए थे, क्योंकि यह राजवंश के खुलने के बाद पहली परीक्षा थी और सम्राट ने इसे बहुत महत्व दिया था। यह परीक्षा प्रतिभाशाली लोगों को चुनने का एक रूप भी थी, इसलिए अव्यवस्था से बचने के लिए शाही दरबार ने देश भर के 13 प्रांतों में परीक्षाओं की निगरानी के लिए कई अधिकारियों को भेजा। एक बार धोखाधड़ी या धोखाधड़ी का सबूत मिलने पर इसमें शामिल किसी भी अधिकारी या विद्वान के लिए अपना सिर रखना मुश्किल हो जाता था। दूसरे शब्दों में, यह परीक्षा पूरी तरह से क्षमता पर आधारित थी। बोहाई में गांव परिवार की प्रतिष्ठा के साथ यदि वह कोई पद पाना चाहता था, तो उसे आधिकारिक पद पर प्रवेश करने के लिए इतना जोखिम भरा तरीका अपनाने की आवश्यकता नहीं थी। वास्तव में लोगों को लगता था कि यह कदम वास्तव में दुनिया को हिला देने वाला और अभूतपूर्व था। स्वेच्छा से अपनी स्थिति को कम करने और एक साधारण विद्वान की तरह शाही परीक्षाओं में भाग लेने की बात तो दूर, भले ही वह अंततः शाही परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाए, यह उसके लिए ब्रोकेड पर फूलों की कढ़ाई करने जैसा होगा। लेकिन अगर वह परीक्षा में असफल हो जाता है, तो यह उसकी प्रतिष्ठा पर एक दाग होगा। गांव बोहाई के रिश्तेदार बार बार उसे मना करने आए, लेकिन उसने उनकी एक भी बात नहीं सुनी। इसके अलावा उन्होंने एक संतुष्ट मुस्कान के साथ जवाब भी दिया, नया राजवंश अतीत की कमियों को मिटा देता है और सुधार उनकी जगह नई कमियों को लाते हैं। शाही परीक्षा प्रणाली हमारे पास से बहती ठंडी हवा की तरह थी। ऑर्किड की खुशबू हमारी नाक के पास से गुजर रही थी। हम देख सकते थे कि शाही दरबार लोगों के दिलों को जीतने के लिए एक मॉडल पर निर्भर नहीं था। हम विद्वानों के बीच खड़े होने के लायक नहीं थे।
सौभाग्य से हम एक ईमानदार और परोपकारी शाही दरबार से मिले। बेशक हमें दुनिया की मदद करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ करना था। पिछली पीढ़ी की थोड़ी सी प्रसिद्धि के कारण हम कैसे खड़े हो सकते थे? यह बात पूरे बोहाई सागर में फैल गई। कोई भी झुकने को तैयार नहीं था। गांव बोहाई के चमकते सितारे के प्रभाव के तहत कुछ बचे हुए कुलीन परिवार भी नए सम्राट के लिए अपने प्रयासों में योगदान देना चाहते थे। जल्दी से अपने बच्चों को परीक्षा देने के लिए भेज दिया। थोड़े समय में इसने एक चलन बना दिया। गांव बोहाई के शब्द न केवल शैली में महान थे बल्कि आत्मविश्वास से भरे भी थे। उन्हें अपनी क्षमताओं पर बहुत भरोसा था। न केवल वे दूसरों की तुलना में अधिक प्रतिभाशाली थे, घुड़सवारी में कुशल थे, इसके अलावा उनके पास प्रतिवाद प्रस्तुत करने और उनका विश्लेषण करने के अपने अनूठे विचार भी थे। जिला और प्रांतीय परीक्षाएं दोनों ही सुचारू रूप से संपन्न हुईं। अगले वसंत में प्रांतीय परीक्षाओं के शीर्ष छात्र अंतिम शाही परीक्षा में भाग लेने के लिए लुओयांग जाएंगे। रैंकिंग की घोषणा के बाद उन्हें और 2 अन्य उम्मीदवारों को शीर्ष 3 पदों पर रखा गया। इंपीरियल परीक्षा के मुख्य परीक्षक इंपीरियल अकादमी के महान कन्फ्यूशियस विद्वान फेंग शी थे। उसने खुद से कार्य करने की हिम्मत नहीं की, इसलिए उसने बोर्ड पर सूचीबद्ध पत्रों के साथ इन 3 परीक्षा पत्रों को निकाल लिया और उन्हें सम्राट को व्यक्तिगत रूप से समीक्षा करने के लिए आमंत्रित करने के लिए शाही दरबार में लाया। दोपहर के बाद तेज धूप शाही महल की गहरे नीले रंग की चमकदार टाइल की छत पर चमक रही थी, जो खड़ी बांस की चोंच 2 और घुमावदार छत 2 से चमक रही थी। छत के दोनों सिरों पर सजावट, आंतरिक महल के आसपास के धुएं के इयारिस, बाहर की उज्ज्वल प्रकाश को अवरुद्ध कर दिया गया था और अंत में जब इंटीरियर में प्रवेश किया गया तो केवल अंधेरा बना रहा था। परीक्षा। कई प्रयोगों के बाद आखिरकार एक ऐसा मुलायम लेखन कागज बनाना संभव हो पाया जो रेशम और बांस के कार्डों की जगह ले सकता था। कागज ने अपनी मूल खुरदरी प्रकृति को पूरी तरह से बदल दिया था। न केवल यह पूरी तरह से सफेद और लचीला था, बल्कि इस पर लिखना भी बेहद आसान था और यह तैयार उत्पाद पहले इस्तेमाल किए जाने वाले सफेद रेशम से कई गुना सस्ता था। कागज बनाने की तकनीक पूरे देश में व्यापक रूप से फैली और थोड़े समय में ही लोकप्रिय हो गई। इस परीक्षा में उम्मीदवार स्क्रॉल पर अपने उत्तर लिखते थे और शाही आदेश भी उन पर पूरी तरह से लिखे जाते थे। महाराज, हमने इन तीनों परीक्षा पत्रों की एक बार समीक्षा की है। बहुत विचार विमर्श के बाद हमने शीर्ष 3 को नामांकित किया है, विशेष रूप से बो है काओ है। फेंग शी बोल रहा था, तभी अचानक उसके पीछे से हल्के कदमों की आवाज आई, जैसे कोई दौड़कर आ रहा हो। यह बहुत ही अनुचित था, खासकर तब जब यह शाही अध्ययन कक्ष था। कौन इतना बेलगाम होने की हिम्मत कर सकता है? सम्राट के सामने कूदने की हिम्मत कर सकता है? फेंग शी दंग रह गया और अचानक उसके पीछे से ठंडी हवा की तरह एक बच्चे की आवाज आई, पिता सम्राट। उसने अपना सिर घुमाया और देखा कि दरवाजे के ठीक सामने एक छोटी लड़की दिखाई दे रही थी। छोटी लड़की केवल 2 साल की थी। उसका चेहरा पाउडर और जेड की तरह था, जिससे लोगों को बहुत प्यार महसूस होता था। उसके माथे पर काले काले बालों का गुच्छा लटक रहा था। दोनों तरफ बालों के 2 छोटे छोटे गुच्छे थे। उसकी त्वचा बर्फ की तरह सफेद थी। उसकी पुतलियां काली थी और उसने एक छोटी सी सफेद पोशाक पहन रखी थी। छोटी लड़की को किसी की परवाह नहीं थी। वह खुशी खुशी सम्राट के पास दौड़ी, उसके बगल में खड़ी हो गई और उसका हाथ पकड़ लिया, बड़बड़ाते हुए और कहा, पिता सम्राट, आप क्या देख रहे हैं? अभी जब वह टेस्ट पेपर पर टिप्पणी कर रहा था तो फेंग शी को पता नहीं क्यों, लेकिन उसे लगा कि सम्राट विचलित लग रहा था, यहाँ तक कि थोड़ा दुखी भी। इससे फेंग शी को थोड़ा असहज महसूस हुआ।
उसे आश्चर्य हुआ कि क्या शीर्ष पदों पर 3 टेस्ट पेपर सम्राट की इच्छा के अनुसार नहीं थे, इसलिए उसने समझाने की पूरी कोशिश की। लेकिन इस समय सम्राट को मुस्कुराते हुए, अपनी गोद में मूली के आकार की छोटी लड़की को पकड़े हुए, उसे अपनी छाती में बैठाते हुए, फिर टेस्ट पेपर को पलटते हुए देखा। फेंग शी को मन ही मन आश्चर्य हुआ। उसने तुरंत यह भी पहचान लिया कि जो छोटी लड़की अभी अभी अंदर आई थी, वह जिन शांग और क्यूओ हो की राजकुमारी चांगनिंग की प्यारी बेटी थी। उसने यह भी सुना था कि सम्राट छोटी राजकुमारी से बेहद प्यार करता था। न केवल उसने राजकुमारी को जुआन क्यूई 3 में स्वतंत्र रूप से आने और जाने दिया, बल्कि मंत्रियों के साथ मामलों पर चर्चा करते समय अगर राजकुमारी आसपास होती और बाहर नहीं जाना चाहती, तो सम्राट बस उसे पकड़ लेता और अपने ऊपर बैठा लेता। 3 जुआन क्यूई सम्राट की पहली पत्नी अप्रत्याशित रूप से उसने आज यह देखा। छोटी राजकुमारी को सम्राट की गोद में बैठे, शाही मेज पर मुंह के बल लेटे हुए, उसकी ठोड़ी ऊपर उठी हुई और उसका सिर एक तरफ झुका हुआ, उसकी गोल आंखें उसे देख रही थी। फोंग ही अनजाने में खांसने लगा। उसका चेहरा गंभीर हो गया, यहाँ तक कि उसकी कमर और पीठ भी सीधी हो गई। उसने एक पल के लिए सोचा और समझाना जारी रखा, महाराज, विशेष रूप से बो है काओ है। उनकी साहित्यिक शैली गहन और शानदार है, छिपे हुए ब्रोकेड की तरह। उनकी पुस्तक और निबंध के उत्तर भी बिंदु पर हैं। उनका लेखन शानदार है। प्रतिभा का यह स्तर कोई साधारण बात नहीं है। अगर वह इस बार शीर्ष स्थान पर पहुंच जाता है तो यह पूरी तरह से योग्य है। सम्राट ने टेस्ट पेपर नीचे रख दिया। कुछ देर तक बिना कुछ कहे फोंग ही को देखता रहा। अचानक उसकी उंगली मेज पर जोर से टकराई, जिससे एक जोरदार क्लैक ध्वनि हुई। फोंग ही स्तब्ध रह गया और रुक गया। सम्राट के हाव भाव में कोई बदलाव नहीं आया। मुझे पता है। खान, पहले नीचे जाओ। फेंग शी संतुष्ट नहीं था। वह खड़ा हुआ और फिर से समझाया, जब हमने इंपीरियल परीक्षा के शीर्ष 3 स्थानों की समीक्षा और निर्णय लिया, तो हमने देखने के लिए नाम खोले। तभी मुझे पता चला कि यह परीक्षा का पेपर गाओ बोहे का था। निश्चित रूप से कोई गुप्त मकसद नहीं था। इसके अलावा मैं अकेला व्यक्ति नहीं हूँ जो उनके लेखन से मोहित हूँ। इसे पढ़ने के बाद प्रधानमंत्री ने भी काओ हांग की बहुत प्रशंसा की। पीछे हटना। सम्राट ने फिर से वही बात दोहराई। उसका स्वर पहले से भी ज्यादा ठंडा था। छोटी राजकुमारी ने जल्दी से अपना सिर घुमाया और अपने पिता की ओर देखा। उसका गंभीर चेहरा देखकर वह भी तकिए से नीचे कूद गई। फेंग शी के सामने दौड़ी, उसे देखने के लिए अपना सिर उठाया और फुसफुसाया, पिछली बार किसी ने सम्राट को दुखी कर दिया था। सम्राट ने उसे बोलने नहीं दिया, लेकिन वह फिर भी बोला, जिससे सम्राट दुखी हो गया। अंत में उसे थोड़ी देर के लिए डांटा गया। वह दयनीय था। फोंग ही ने बहुत दिमाग लगाया, लेकिन उसे याद नहीं आया कि कब उसने सम्राट के तराजू को उल्टा कर दिया था, जिससे उसका चेहरा लाल और सफेद हो गया था। उसने अपना सिर झुकाया और छोटी राजकुमारी की सहानुभूति भरी नजर से मिला। उसका दिल छू गया। उसने मुस्कुराहट के साथ झुककर सम्मानपूर्वक उसे धन्यवाद दिया, फिर चला गया। क्योंकि पिछली रात जियाओ कियाओ को स्मारकों को मंजूरी देने के लिए देर रात तक वेई शाओ के साथ रहना था, महल में लौटने के बाद उसे ठीक से नींद नहीं आई। दोपहर में उसे थोड़ी सुस्ती महसूस हुई, इसलिए वह झपकी लेना चाहती थी। थोड़ी देर लेटने के बाद वह आलस से जाग गई। जियाओ कियाओ ने फेई फेई को अपने बगल में नहीं देखा, इसलिए उसने महल की नौकरानी से पूछा कि वह किस तरफ जाए। महल की नौकरानी ने सूरज की रोशनी को रोकने के लिए पतले रेशमी पर्दे को बांध दिया। महल अचानक सूरज की रोशनी से भर गया। महल की एक नौकरानी ने हंसते हुए कहा, छोटी राजकुमारी भी अभी अभी जागी है।
राजकुमारी महारानी को जगाना नहीं चाहती थी, इसलिए वह चुपचाप बिस्तर से उठ गई, यह कहते हुए कि वह महामहिम को खोजने जाना चाहती है। दादी जुआन पहले ही राजकुमारी को ले जा चुकी है। अब फीफी 2 साल से अधिक की हो गई है। उसे उसके पिता द्वारा इस हद तक लाड़ प्यार दिया जाता है कि उसे केवल शादी की कमी है। 4 सम्राट ने जुआन क्यू में मंत्रियों के साथ बैठक बुलाई। अगर कोई महत्वपूर्ण मामला नहीं होता तो छोटी राजकुमारी अचानक अपना सिर मेज पर रख देती, जिससे गोंगसुन यांग और अन्य लोग डरकर पीछे की ओर कूद पड़ते। यह कुछ ऐसा था जो अक्सर होता था। 4 वाक्य का अंश 3 दिन तक बिना पिटाई के ऊपर के घर की छत पलट जाएगी। निहितार्थ यह था कि बच्चों को पढ़ाने के लिए लाड़ प्यार करने वाले को कुछ भी नहीं माना जाता है। उसके बाद यह देखते हुए कि फीफी अभी तक वापस नहीं आया था, उसने कुछ मेकअप किया और गुआंगहुआ पैलेस के लिए बाहर चली गई, जब से वी शाव ने सिंहासन पर कब्जा कर लिया था। एक उदास मनोदशा, और इसका कारण नहीं पता था क्योंकि उसने जुआन क्यूई को छोड़ दिया था। महल से बाहर निकलने के रास्ते में उसने देखा कि क्यू हो इस दिशा में पैलेस के नौकरों के एक समूह का नेतृत्व कर रहा था। उसकी सुंदरता हमेशा एक बादल की तरह थी। उसके मोती और जेड 5 एक दिव्य उपकक से अलग नहीं थे। वह सड़क के किनारे खड़े होकर उसके करीब आने का इंतजार किया और फिर उसका अभिवादन किया। 5 मोटे तौर पर एक खूबसूरत महिला का वर्णन करते हुए, एक फूल की तरह, एक बादल की तरह, एक मोती की तरह, जेड की तरह। ट्यू क्यू मुस्कुराया और कहा, डॉक्टर, क्या आप इस शाही परीक्षा के कारण महामहिम से मिलने आए थे? फोंग ही को यह भी पता था कि शाही परीक्षाएं क्यू हाउ से शुरू होती हैं। इसके अलावा क्यू हाउ जो भी कहती, सम्राट उसे सुनता। यह बात दरबार में कोई रहस्य नहीं थी। उसने उसके सामने यह बात नहीं छिपाई और जवाब दिया, यह सही है। मैंने अभी अभी अपने 3 सर्वोत्तम निबंध आपके समक्ष प्रस्तुत किए हैं। शिखर कौन होगा, इसका निर्णय महाराज द्वारा किया जाएगा। क्यू क्यू ने पूछा, पहले 3 लोग कहाँ से हैं? फोंग ह ने अन्य 2 के नाम बताए। शेष 3 में से सबसे छोटा, जिसके बारे में रानी ने अवश्य सुना होगा, वो है काओ हंग है। काओ हैंग के साहित्य पर उनकी टिप्पणी सुनने पर सम्राट की प्रतिक्रिया के बारे में सोचते हुए वह अभी भी हतप्रभ महसूस कर रहा था और खुद को समझाए बिना नहीं रह सका। महारानी से यह कहने का साहस करने के लिए कृपया मुझे माफ करें। महामहिम ने शाही परीक्षाओं में अधिकारियों के चयन के लिए एक मिसाल कायम की है। यह देश से जुड़ा एक बड़ा मामला है। इस बूढ़े मंत्री को एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है और उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की है, बिल्कुल भी आलस्य करने की हिम्मत नहीं की है। इस बूढ़े मंत्री की नज़र में काओ बो हाई का लेखन उत्कृष्ट है, उनका दिल बुद्धिमान है और दीन गुयेन में उनकी स्थिति सही है। अभी जब मैंने महामहिम को काओ बो हाई के बारे में सूचना दी तो ऐसा लगा कि महामहिम को कुछ संदेह था। यदि उनकी पूर्व की प्रतिष्ठा के कारण संदेह से बचने के लिए प्रतिभाशाली लोगों को खो दिया जाता है तो यह दुख की बात होगी, और यह महामहिम की मूल इच्छा के भी विरुद्ध होगा। जब उन्होंने प्रतिभाशाली लोगों की भर्ती के लिए शाही परीक्षाएं खोली थी, बेशक जियो कियाओ को भी पता था कि गाओ हेंग शाही परीक्षाओं में भाग ले रहा है। जब उसने यह खबर सुनी तो वह बहुत हैरान हुई। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह लगातार परीक्षाएं पास करेगा और आखिरकार लुओयांग जाएगा। सम्राट को शायद पता नहीं था कि उसके दिल में क्या चल रहा था, लेकिन जियो कियाओ सब कुछ अनुमान लगा सकती थी। उसे पता था कि यह सुनते ही क्या हुआ था। इंपीरियल अकादमी के डॉक्टर फैंग शी के चेहरे पर हैरान करने वाले भाव को देखते हुए उसने मुस्कुराते हुए कहा, भले ही महामहिम ने उसे नहीं चुना हो, लेकिन शायद उसके अपने विचार होंगे। इसके अलावा उसने अभी तक फैसला नहीं किया है। डॉक्टर, कृपया निश्चिंत रहें और समाचार की प्रतीक्षा करने के लिए वापस आए। फोंग ही के चले जाने के बाद
ट्यू क्यू तुयेन थाट में दाखिल हुई। जुआन नुओंग और कई महल की नौकरानियां तुयेन थाट के बाहर खड़ी थी। जब उन्होंने उसे आते देखा तो उन्होंने मिलकर उसका स्वागत किया। राजकुमारी अभी भी अंदर है। राजकुमारी अभी अभी जागी है और वह महाराज को ढूंढना चाहती है, जुआन नुओंग ने धीमी आवाज में बात की। ट्यू क्यू ने सिर हिलाया, अंदर गया और देखा कि फीफी वेई थियू की गोद में बैठी है। वेई थियू एक हाथ में अपनी बेटी को पकड़े हुए है और दूसरे हाथ में टेस्ट पेपर पकड़े हुए है। उसने फीफी को हर वाक्य पढ़ा और पूछा, फीफी, क्या तुम्हें लगता है कि इसे सबसे ज्यादा अंक मिलने चाहिए? लेकिन आप नहीं जानते, यह मुश्किल है। फीफी अपने पिता की गोद में आगे पीछे हिलने लगा। उसका चेहरा उदास था। बूढ़ा आदमी, 6, जिसे सम्राट ने अभी भगा दिया था, बहुत शिक्षित लग रहा था। अगर सम्राट को नहीं पता तो उस बूढ़े आदमी को वापस बुला लें। 6, बूढ़े आदमी वेई शाओ ने अपना सिर उठाया और ट्यू क्यू को आते देखा, इसलिए वह रुक गया। माँ, फीफी को अभी भी अपनी माँ को पुकारने की आदत थी जब वह ट्यू क्यू को पुकारती थी। जब उसने उसे देखा तो उसकी आंखें चमक उठीं, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। वह वेई थियू के शरीर से रेंगकर नीचे उतरी और जल्दी से उसकी ओर दौड़ी। माँ, पिताजी मुझे कुछ ऐसा पढ़कर सुनाते रहते हैं जो मुझे समझ में नहीं आता। पिताजी चाहते हैं कि मैं उनके लिए चुनूं, लेकिन यह बहुत मुश्किल है। माँ, कृपया पिताजी की जल्दी से मदद करें। ऐसा कहने के बाद बच्चा सम्राट को पीछे छोड़कर धुएं के गुबार की तरह बाहर भाग गया। ट्यू क्यू ने अपने बच्चे की आकृति को दरवाजे के पीछे गायब होते देखा। उसने अपना सिर घुमाकर वेई शाओ की ओर देखा और चली गई। वेई शाओ ने ऐसे व्यवहार किया जैसे कुछ हुआ ही न हो। लापरवाही से अंत में एक टेस्ट पेपर रख दिया। ट्यू क्यू उसके पास गया। अभी अभी यहाँ थाई होक वियन से एक डॉक्टर आया था, लेकिन आपने सलाह नहीं मांगी। तो फीफी ने बेतरतीब ढंग से रैंकिंग क्यों तय की? वेई शाओ ने आगे बढ़कर उसे अपनी गोद में खींच लिया, ठीक वैसे ही जैसे उसने अभी अभी फेई फेई को पकड़ा था। उसने दूसरे व्यक्ति की गर्दन पर खुशबू को सूंघने के लिए अपना सिर नीचे किया, एक गहरी सांस ली और फिर सहजता से कहा, मेरे पास उन बूढ़े लोगों की शिक्षाओं को सुनने का धैर्य नहीं है। या फिर आप मेरे लिए चुनिए। ट्यू क्यू ने उसकी ओर देखा और हंसते हुए कहा, ठीक है, तो फिर मैं अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने की हिम्मत करती हूँ। उसने नया टेस्ट पेपर निकालने के लिए हाथ बढ़ाया जिसे उसने नीचे तक ठूंस दिया था।